Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 17th of October 2024. तो गाइस आज है तारीख 17 अक्टूबर 2024 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। अब हमेशा की तरह बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करेंगे अपने एक मैप के क्वेश्चन के साथ। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है ब्लू लाइन को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है डेली बेसिस पे। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है और आज इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। तो इसका उत्तर जिसको नहीं मालूम है इस वीडियो में पता चल जाएगा तो देना, जिनको मालूम है वो हाथों हाथ वीडियो को पॉज करके इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। यहाँ पे बात हो रही है ई माइग्रेट पोर्टल के बारे में। तो ई माइग्रेट पोर्टल भारत का एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल है। इसका मेन पर्पस क्या है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, भारत के अंदर में टूरिज्म को प्रमोट करना, या ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे इमिग्रेशन जो है भारत के अंदर में उसको बढ़ावा देना, या ऑप्शन नंबर सी, जो इंडियन वर्कर्स हैं बाहर विदेश में जाके जो माइग्रेट कर रहे हैं स्पेशली उनके प्रोटेक्शन की बात करना, या ऑप्शन नंबर डी, जो भारत के अंदर इंटरनल माइग्रेशन हो रहा है उसको मैनेज करने का काम करना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है और क्या होना चाहिए। नहीं पता है तो जैसे मैंने आपको बताया है कि वीडियो के लास्ट में या अभी बीच में ही आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा जिसमें मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब की बार और आज का स्पेशली लेक्चर शुरू करने से पहले आज का इंडेक्स मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों बिलीव मी, आज का हमारा न्यूज़पेपर डिस्कशन वन ऑफ द बेस्ट डिस्कशन होने वाला है पूरे के पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर में, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कल शाम जो वीडियो है वो नहीं आ पाया था, तो इसमें मैंने यहाँ पर मिलाया हुआ है। तो आपको आज के सेशन में बहुत मज़ा आएगा। एक ही वीडियो में कह सकते हैं आज के जितने भी करंट अफेयर होंगे A to Z वो सभी कवर हो रहे होंगे। सबसे पहले आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या होने वाला है। बात आती है एडिटोरियल की। आपको पता है एडिटोरियल हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मेंस तो तब क्लियर करोगे ना जब पहले प्रीलिम्स क्लियर करोगे। तो प्रीलिम्स के लिए छोटी छोटी बहुत सारी खबरें हमारी इधर उधर रह जाती हैं, छूट जाती हैं एडिटोरियल के पीछे। स्टोरी बन जाती है, अच्छा लगने लगता है, वो पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए हमें एग्जाम क्रैक करना है। तो यहाँ पे दो भागों में बांट दिया है। आज के अखबार में एक एडिटोरियल है दोस्तों कैनेडियन फ्रॉस्ट बाइट करके, जहाँ पे इंडिया कनाडा के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन हुआ है, वो समझेंगे हम और भारत और कनाडा के प्रॉपर रिलेशंस के डिटेल्स नोट्स आपको तैयार करके प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो मेंस के लिए रिलेवेंट है। दूसरा एडिटोरियल आज के ही न्यूज़पेपर में बात करता है इकोनॉमिक्स के अंदर में जो अभी नोबेल प्राइज विनर्स हैं स्पेशली उनके बारे में। तो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इकोनॉमी का नोबेल प्राइज हमने डिस्कस नहीं किया है, पीस प्राइज का भी हमने डिस्कशन नहीं किया है, तो दोनों आज कवर हो जाएंगे आपके। फिर उसके बाद एक आर्टिकल है, ये एडिटोरियल नहीं है, हमारे अखबार में आर्टिकल आया है जहाँ पे मेंशन किया जा रहा है जो एनसीपीसीआर है उसने ये बोला है कि देखिए पहले इनका स्टेटमेंट था कि मदरसाज को लेकर कुछ एक्शन लेना है, तो कई सारे स्टेटमेंट आए कि एनसीपीसीआर यहाँ पे मदरसा को बंद करने की बात कर रहा है, बट एनसीपीसीआर ने मदरसा के लिए ये बोला है कि हम इसको बंद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, बस खाली कुछ इसमें रिफॉर्म्स करिए, सुधार करिए, उसकी मांग कर रहे हैं। तो क्या है मैटर, बड़ा डिटेल से समझाऊंगा। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है एनसीपीसीआर, डिटेल से समझना होगा। फिर आज अखबार में आपने कई जगह पर ये वाला आर्टिकल देखा होगा, डियरनेस अलाउंस के बारे में डिस्कशन हो रहा है। डियरनेस अलाउंस को दोस्तों 3% से बढ़ा दिया गया है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, वो भी दिवाली से पहले। तो होता क्या है डियरनेस अलाउंस, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी जानेंगे, इकोनॉमी के लिए रेलिवेंट है। फिर एक एडिटोरियल दोस्तों आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, यहाँ पे बात हो रही है वाई इंडिया नीड्स टू मेक अ लॉट ऑफ मोर कंटेनर्स टू बूस्ट ट्रेड। भारत को व्यापार बढ़ाने के लिए क्यों बहुत सारे कंटेनर्स बनाने होंगे, क्योंकि कंटेनर बनाने के मामले में चाइना अभी भी बहुत आगे है। चाइना को टैकल करने के लिए कंटेनर्स के मामले में हमें बहुत कुछ करना है। क्या कर सकते हैं वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। फिर अदर में भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं, देखना ये वाला पॉइंट मिस मत करना। अदर में आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे जो बहुत ही काम के आज के अखबार के। ये तो मैंने आपको प्रोमिनेंट आर्टिकल्स का जो इंडेक्स है वो दिखा दिया है। इसके अलावा प्रीलिम्स बूस्टर में आज के सेशन में क्या क्या होने वाले हैं जो प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। डिप्थेरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे, रिसेंटली डिप्थेरिया की वजह से कई लोगों की जान गई है।
ई माइग्रेट पोर्टल जिसके बारे में भी हमने एक प्रीलिम्स क्वेश्चन दिया है, तो इसके बारे में चर्चा होने वाली है। प्लस एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये है मेकाजिला। ये मेकाजिला क्या है, किस तरीके से वापस आता हुआ रॉकेट हवा में रोक सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। ओसिफिकेशन टेस्ट अभी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे हम लोगों ने बाबा सिद्दीकी का केस देखा है, तो उसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया है, स्पेशली उसके ओसिफिकेशन टेस्ट की मांग की जा रही है। क्या होता है समझेंगे। इतना ही नहीं, नोबेल पीस प्राइज रह गया था, ये कवर हो जाएगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन होगा। आज के द हिंदू अखबार में ही बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे फार्मर्स को बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ये बात फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ही मेंशन की है। फिर दोस्तों आज रूपकुंड लेक चर्चाओं में है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये झील सूख रही है, बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे डिफेंस का एक आर्टिकल है, बात करने वाले हैं हेल फायर मिसाइल्स के बारे में। हेल फायर मिसाइल अभी चर्चाओं में आ रही है, यूएसए से भारत यहाँ पर इस मिसाइल को ले रहा है। देन उसके बाद ग्रीन वॉशिंग गाइडलाइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर तो ये पब्लिश हुआ था डिटेल से, हमारे द हिंदू में भी पब्लिश हुआ था, इसको इग्नोर ना कीजिएगा। यहाँ पर भी मैं आपको मेंस का क्वेश्चन देने वाला हूँ ग्रीन वॉशिंग गाइडलाइंस को लेकर। ये सब चीज़ें आज के सेशन में कवर होंगी, और ध्यान से बस खाली चीज़ों को सुनते हुए चलना, क्योंकि अभी मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर सजेशन भी मांगूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये सब तो कवर कर लेंगे। हमारा थंबनेल वाले आर्टिकल क्या क्या, देखिए सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करेंगे ना। हुआ यह है कि जो लेडी जस्टिस है, लेडी जस्टिस का जो स्टैचू है दोस्तों, वो ऐसा हुआ करता था, सभी को पता है ना, जिसमें बोलते हैं जो यहाँ पर लेडी जस्टिस की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में तराजू है ना। यही हमारे लॉ को डिफाइन करता है, कानून को दर्शाता है। तो अभी दोस्तों क्या हुआ है, एक नया स्टैचू आ चुका है, और उस नए स्टैचू में कुछ बदलाव करे गए हैं। अब वो बदलाव क्या है, चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये आप देख पाएंगे टॉप स्टोरीज जो कि पब्लिश हो रही हैं लगातार, कुछ घंटों पहले ही आर्टिकल पब्लिश हुआ है। लेडी जस्टिस स्टैचू के अंदर में काफ़ी सारे बदलाव कर दिए गए हैं। ये नया स्टैचू हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने बनवाया है। अब क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। अभी के समय पर जो हमारा लेडी जस्टिस का स्टैचू होता है वो ये वाला होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक वाइट कलर के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर एक लेडी जस्टिस खड़ी हैं, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में तराजू है ना, और यहाँ पे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। लेकिन अभी के समय पर यहाँ पर क्या कर दिया गया है दोस्तों, बदलाव करके ये स्टैचू कुछ इस तरीके से बनाया गया है, जहाँ पे सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप देख पाओगे आंखों पे पट्टी है, यहाँ से आंखों पे से पट्टी हटा दी गई है। ठीक है, आंखों पे जो पट्टी बंधी थी वो हट चुकी है नए वाले स्टैचू में। और इधर आप देख पाएंगे इनके बाएं हाथ में तलवार थी पहले वाले स्टैचू में, अभी के समय पर तलवार हटाकर ये पुस्तक प्रोवाइड करवाई है। और ये क्या है, ये बेसिकली हमारा संविधान है। तो संविधान की किताब यहाँ पे लेडी जस्टिस के हाथ में रखी गई है। तीसरा बाकी यहाँ पे आप तराजू एज इट इज देख पाएंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। रंग की बात करेंगे वो भी एज इट इज है। नीचे यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना है, इसमें भी बना हुआ है, ये आप देख पाएंगे भी व्हाइट कलर का है और इसमें भी व्हाइट कलर का है। तो ये नए स्टैचू आ चुका है जिसको लेकर कई आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे थे, सोचा डिस्कस किया जाए। ये तो बदलाव हुआ, इससे पहले एक और बड़ा बदलाव हुआ था, आपको याद है ना, वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट वाला बदलाव। सुप्रीम कोर्ट का एक नया फ्लैग आ चुका है, उस पर ये कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट लॉन्च किया था, ये यहाँ पर ब्लू कलर का फ्लैग है। इस फ्लैग पे ये चीज़ लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके नीचे यहाँ पर संस्कृत में लिखा हुआ है। तो ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। मैं ये वाला आर्टिकल आज से कुछ दिनों पहले पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा समय हो गया है, लगभग 25 या 26 दिन हो गए होंगे, लेकिन डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट मंथ ही इसका किया हुआ है। चलिए आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हमारा शॉर्ट न्यूज़ भी है, जिसको प्रीलिम्स के लिए आप रेलिवेंट मान सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे इतिहास, तो चाहे वो जीका वायरस हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो मलेरिया हो, ऐसी बीमारियों को लेकर यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप नोट्स बना रहे हो ना, तो उसमें एक डिजीज़ इन न्यूज़ करके सेक्शन बना लेना अलग से। और जो भी यहाँ पर बीमारियाँ चर्चाओं में रहती हैं, खबरों में रहती हैं, मैं बताता रहता हूँ उसके बारे में डिटेल्स, उसमें यहाँ पर लिखते चलना उसके बारे में, जहाँ भी डिटेल इकट्ठी करनी हो। तो डिजीज़ इन न्यूज़ का नया सेक्शन बना लो अपने नोट्स में। चलिए अब आज खबर में है दोस्तों डिप्थेरिया। डिप्थेरिया क्यों खबर में है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो टीम है ये पहुंच चुकी है राजस्थान के अंदर में दीग नाम के डिस्ट्रिक्ट में। क्योंकि वहाँ पे हुआ ये 7 बच्चों की जान चली गई केवल 1 महीने के अंदर। कारण क्या था, यही डिप्थेरिया। तो इस डिस्ट्रिक्ट के जो यहाँ पर दोस्तों खासकर अगर हम बात करेंगे मेडिकल सेक्टर को देखने वाले हेड हैं और भी कुछ यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना यह है कि जो ये बीमारी है ये लंबे समय से इस एरिया में चल रही है, फैल रही है।
कोई ज़्यादा प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया है और यहाँ पे लोगों को वैक्सीनेट भी नहीं किया गया है, जिस वजह से रिसेंटली यहाँ पे 7 बच्चों की जान गई। और इसी की वजह से जो डिप्थेरिया है वो अभी के समय पर चर्चाओं में आ गया है। सोर्स तो मैंने आपको दिखा दिया, उसके अलावा इस आर्टिकल से कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब एग्जाम में कोई क्वेश्चन बना दोस्तों तो सीधा आपसे डिप्थेरिया के बारे में बेसिक फैक्ट्स पूछ लिए जाएंगे। खबर मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कर दी है। डिप्थेरिया एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस कॉन्टेगियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। देखो, जब भी कोई बीमारी पड़ा करो, यानी उसके बारे में डिटेल्स अगर न्यूज़ में आई हैं, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है क्या वो वायरल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन मतलब क्या वो वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। यही क्वेश्चन बन जाएगा, पूछ लिया जाएगा बताओ डिप्थेरिया जो है कौन सा वायरल इन्फेक्शन है। आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है ही नहीं, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। इसी की वजह से ये बीमारी फैलती है और स्पेशली यहाँ पे दोस्तों हमारी नाक और गला यानी थ्रोट की बात कर रहे हैं। थ्रोट में भयंकर इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे आप यहाँ पर ये देख पाओगे वाइट कलर का यहाँ पर ये इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। नाउ क्वेश्चन यह है क्या ये बीमारी आराम से फैल सकती है? जी बिल्कुल, एक इंसान से दूसरे इंसान में बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है। कैसे? उस व्यक्ति जिसको ये बीमारी है उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से, या वो खांस दे, छींक दे, तो उसके जर्म्स जो है वो सामने वाले इंसान के कांटेक्ट में अगर आ जाते हैं तो वो सामने वाला कांटेक्ट भी जो व्यक्ति आया है वो बीमार पड़ सकता है। तो जो लोग हैं दोस्तों वो बीमार पड़ सकते हैं। एक इंसान जिसको डिप्थेरिया हो गया है ना, उसका यहाँ पर जहाँ पे भी कह सकते हैं कि अल्सर छाले वगैरह पड़ गए इसकी वजह से, है ना, गले वगैरह में छाले पड़ जाते हैं, सूजन हो जाती है, बोलना मुश्किल हो जाता है, खाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर उन अल्सर्स के कांटेक्ट में भी अगर आ जाता है तो ये इन्फेक्शन दोस्तों यहाँ पे उस नॉर्मल इंसान में भी पहुँच जाएगा। तो ये जो बैक्टीरिया है ये खासकर हमारे वैसे तो थ्रोट और नोज़ को तो अफेक्ट करता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी खाल को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, जो डिप्थेरिया है इससे बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस भी होते हैं। हालांकि स्किन इन्फेक्शन कई बार रेयर तरीके से देखने को मिलता है और कई बार बहुत भयंकर केसेस भी आते हैं स्किन इन्फेक्शन के। अब क्वेश्चन ये है, जब बीमारी इतनी गंभीर है क्या कोई इसका ट्रीटमेंट है? हाँ बिल्कुल, डिप्थेरिया को हम ठीक कर सकते हैं कुछ मेडिकेशंस के माध्यम से, कुछ दवाइयों के माध्यम से। कुछ एडवांस स्टेज के लेवल की दवाइयाँ देनी होगी जिससे यहाँ पर इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को काउंटर किया जा सकता है। ये बात ध्यान में रखिए। नहीं तो फिर अगर इस इन्फेक्शन को टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया तो ये बीमारी सीधा एक इंसान के हार्ट को, उसके किडनी को, एवं उसके ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकती है। देन अगर ये बीमारी किसी को होती है तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बीमारी को देखना है तो उसके लक्षण देखने को मिलते हैं कि भाई इसमें लक्षण क्या दिख रहे हैं। तो जब भी डिप्थेरिया किसी को होता है उसका सोर थ्रोट, बुखार, गले में सूजन, वीकनेस, ये कुछ यहाँ पे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। उसके अलावा 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर जो इन्फेक्शन है दोस्तों वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है और कुछ असर नज़र आता है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ग्रे कलर की जो कोटिंग है वो हो जाती है। उसके अलावा टॉन्सिल्स हो सकता है एक इंसान को, गले के अंदर भी ग्रे कलर की कोटिंग हम लोगों ने यहाँ पर देखी है, ये भी इस तरीके की प्रेजेंट हो जाती है, जिससे के बाद यहाँ पर एक इंसान प्रॉपर तरीके से खा भी नहीं पाता, सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है क्योंकि ऐसी कोटिंग नाक में भी प्रेजेंट होती है। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। नाउ क्वेश्चन यह है कि सर इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट यह है कि कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर एक डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन है, इसी DAT का इस्तेमाल करके इस बीमारी को काउंटर किया जा सकता है, या कुछ एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि इस बैक्टीरिया को आगे फर्दर ग्रो करने से रोका जा सके, या फिर कोई और सपोर्टिव केयर दिया जा सकता है, ट्रीटमेंट दिया जा सकता है जिससे यहाँ पर इस बीमारी के जो लक्षण हैं पहले उसको टारगेट किया जाए धीरे धीरे, जिससे ये बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाए। क्लियर हो गया? समझ गए दोस्तों? चलिए अब आगे आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा जितनी भी डिटेल्स हमने डिस्कस की हैं, अब ये जैसे स्लाइड मैं पढ़ा रहा हूँ जिसमें 120 स्लाइड हैं, 150 स्लाइड हैं, उन सबको कंपाइल करके एक शॉर्ट से PDF में प्रोवाइड करवा दिया जाता है। एक ऐसा PDF दोस्तों जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा PDF जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जहाँ पे करंट अफेयर का कंटेंट सभी पूरा का पूरा कंटेंट सिक्योर हो जाता है। भाई नोट्स नहीं बनाए या नोट्स कैसे बनाएं इसकी टेंशन रहती है, कभी बन पाए कभी नहीं बन पाए, रेगुलर नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी टेंशन रहती हैं, वो सब टेंशन आपकी खत्म हो जाती है इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद में।
और ग्रुप को ज्वाइन करने का दोस्तों जो फी पेमेंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रखें। और डेली बेसिस पे यहाँ पे कंटेंट अपलोड होता है और डेली बेसिस पे पीडीएफ्स अपलोड होती हैं, उनको एंजॉय करिए। नाउ आप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर लेना, उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। लेकिन यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा यहाँ पे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है आप सभी लोगों की। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर आज के ही हमारे द हिंदू अखबार में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक बॉडी है जिसका नाम है एनसीपीसीआर। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स। स्पेशली जो बच्चों के राइट्स हैं, बच्चों के अधिकार हैं, उसकी सुरक्षा करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया है। इस वजह से इसका नाम एनसीपीसीआर रखा हुआ है। लेकिन एनसीपीसीआर का क्या कहना है, हाल ही में दोस्तों जो एनसीपीसीआर है इन्होंने कुछ कंसर्न्स दिखाए हैं। ये बोलते हैं कि करेंट समय पर जो मदरसा हैं आज के समय पे कई सारी जगह पर मदरसा वर्क कर रहे हैं, उन मदरसा के अंदर में रिफॉर्म्स होने चाहिए, यानी बदलाव होने चाहिए। तो जैसे इन्होंने बदलाव की मांग की, दूसरी साइड से बहुत सारे स्टेटमेंट आए कि एनसीपीसीआर इन मदरसा को बंद करने की बात कर रहा है। तो एनसीपीसीआर ने बोला है देखिए हमने यहाँ पर बंद करने के लिए नहीं बोला है, हमने बस खाली ये बोला है कि जो मुस्लिम चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे मदरसा में पढ़ रहे हैं, उनको एक फॉर्मल एजुकेशन मिलना चाहिए। ये बात एनसीपीसीआर का कहना है कि भाई वो जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए जो मदरसा में नहीं मिल पा रही है। एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी, आगे जाके यहाँ पर बेटर वो कर पाएंगे लाइफ के अंदर में अपने फैमिली के लिए। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई अक्सर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कह सकते हैं एजुकेशन के अंदर में रिलीजियस स्कूलिंग जैसी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रमोट हो रही हैं। हमें यहाँ पर एक फॉर्मल एजुकेशन जैसी चीज़ को भी बढ़ाना होगा। जिस एजुकेशन की रिक्वायरमेंट आज के समय पर वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में एनसीपीसीआर ने रिसेंटली कुछ स्टेटमेंट दिया था कि दूसरे रिलीजन के लोग भी यहाँ पर आपको मदरसा में देखने को मिलेंगे। तो बट मदरसा यहाँ पर कह सकते हैं एक रिलीजियस स्कूलिंग वाला कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे दूसरे लोग नहीं होने चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो अपना रिलीजन है उसको भी स्टडी करवाया जाता है। वो बात एनसीपीसीआर ने मेंशन की है। ठीक है, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे राइट्स के अगेंस्ट में यहाँ पर यह हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे मदरसा में एक रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। ये बात एनसीपीसीआर की साइड से मेंशन की गई है। आई होप आपको ये जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है कि आखिरकार क्या क्या खबरों में चल रहा है। लेकिन दोस्तों आपको लगता है जो भी बातें मैंने आपको बताई है एग्जाम में ये पूछा जाएगा? नहीं। एनसीपीसीआर की चेयरपर्सन है जिनका नाम है प्रियांक कनुंगो, उन्होंने यहाँ पर यही बोला है। ये जो स्टेटमेंट दिए हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं, समझा दिया है। एग्जाम में दोस्तों यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, याद रखना। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बना तो एनसीपीसीआर से संबंधित बनेगा, क्योंकि एक बॉडी है जो हमारे कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्या पढ़ना है इसके बारे में आइए मैं आपको बताता हूँ। फुल फॉर्म आपको पता चल गया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए इस कमीशन को तैयार किया गया। इसको कैसे बनाया गया था? तो हमारे पास में एक एक्ट है जिसका नाम है कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। 2005 के इस कानून के तहत यहाँ पे एनसीपीसीआर को तैयार किया जाता है। काम क्या है इसका मैंने आपको बता दिया है। इस कमीशन के अंदर में दोस्तों बच्चों के हकों की बात करने के साथ साथ यहाँ पे बोला गया है जो पोक्सो एक्ट है 2012 का, यानी कि बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाना, जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये सब एक्ट्स को लेकर भी यहाँ पर ये काम करता है। ये सब अधिकारों के माध्यम से बच्चों की प्रोटेक्शन की जाए, ये काम भी यहाँ पे एनसीपीसीआर का ही है। ये बात क्लियर हो गई। अब एनसीपीसीआर में होता कौन कौन है, जरा इस बात को सुनिए दोस्तों। एनसीपीसीआर में एक तो होते हैं हमारे चेयरपर्सन और बाकी होते हैं 6 अलग से मेंबर्स। जो एक चेयरपर्सन होते हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो व्यक्ति वो होना चाहिए जिसको यहाँ पे बच्चों के वेलफेयर में उसने पहले काम किया हो, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उसके पास में होना चाहिए। और जो भी एनसीपीसीआर का चेयरमैन बनेगा या चेयरपर्सन स्पेशली बनेगा तो वो 3 साल के लिए चेयरपर्सन बनता है, और जब तक उसकी 65 साल की उम्र ना हो जाए, क्योंकि 2 क्राइटेरिया हैं, या तो वो 3 साल तक सर्व करेगा या फिर जब तक यहाँ पर 65 साल की उम्र पूरी ना हो जाए। दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाएगा उसके हिसाब से यहाँ पर उस चेयरपर्सन का टेन्योर खत्म हो जाएगा। समझ गए?
उसके अलावा यहाँ पे जो कह सकते हैं कि आगे का टेन्योर है वो 2 टर्म से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। यानी ये चेयरपर्सन एक बार चेयरपर्सन बन गया, प्लस एक बार अगर इसको चांस मिलता है तो एक बार और बन जाएगा, बस 2 टर्म से ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करवाया जाता है इनको। तो ये तो बात हो गई चेयरपर्सन की। ध्यान रखना एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। बाकी जो 6 मेंबर्स हैं एनसीपीसीआर के, यहाँ पे क्या बताया जाता है, इसमें एटलीस्ट इन 6 में से एटलीस्ट कम से कम 2 मेंबर्स जो है वो वेमेन होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। अब जो यहाँ पे ये 6 मेंबर्स बाकी आते हैं, इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, इनका एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ केयर को लेकर उन्होंने काम किया हो, है ना, इन सब चीज़ों के ऊपर इनका मेन काम रहता है। चाइल्ड साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, है ना, उसके अलावा और भी कई सारे जो लॉज हैं रिलेटेड टू चिल्ड्रन, ये सब चीज़ों में इनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहना है। और ये जो 6 मेंबर्स है दोस्तों, इनका अपॉइंटमेंट या टर्म कब तक रहता है, ये भी 3 साल तक सर्व कर सकते हैं। लेकिन जो एज वाला क्राइटेरिया है, जैसे चेयरपर्सन के लिए 65 साल का एज क्राइटेरिया था, वैसे दोस्तों यहाँ पे इन 6 मेंबर्स का क्राइटेरिया केवल 60 साल का है। या तो ये 3 साल तक सर्व कर सकते हैं या फिर 60 साल तक, दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाएगा उसके हिसाब से यहाँ पर इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। समझ गए इस बात को। और दोस्तों आगे क्या दोबारा से अपॉइंट किया जा सकता है, हाँ, तो 2 टर्म्स तक, ध्यान रखना, बस खाली 2 टर्म्स तक रखा जा सकता है, 2 टर्म से ज़्यादा इनके लिए भी कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो ये बात हो गई टेन्योर की। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे आते हैं और अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि सर हमने ये डिस्कस कर लिया, एक चेयरपर्सन हो गए, 6 मेंबर्स हो गए, ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट करता कौन है? तो चेयरपर्सन और जितने भी मेंबर्स हैं इस कमीशन के, इनका अपॉइंटमेंट हमारी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। केंद्र सरकार अपॉइंट करती है एक रिकमेंडेशन के बेसिस पे। पहले क्या होता है, एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी का गठन भी हमारी केंद्र सरकार ही करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। फिर वही कमेटी यहाँ पर डिसाइड करती है इनको यहाँ पे अपॉइंट करना है। देन वो पूरी लिस्ट तैयार होती है, देन उसके बाद में इन चेयरपर्सन और बाकी 6 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं एनसीपीसीआर के अंदर में। क्वेश्चन यह है, क्या ये मेंबर्स एक बार अपॉइंट हो जाते हैं तो इनको हटाया जा सकता है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं हटाया जा सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही दोस्तों, चाहे वो चेयरपर्सन हो चाहे वो एनसीपीसीआर का दूसरा कोई मेंबर हो, इनको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन रिमूव करना आसान नहीं होगा। रिमूव करने के लिए पहले हमें प्रूव करना होगा कि वो कहाँ पे गलत हैं। अब कब कब रिमूव कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर वो इंसान दिवालिया हो चुका हो, इंसॉल्वेंट हो चुका हो, है ना, या किसी और वर्क को भी वो परफॉर्म कर रहा है, या फिर कह सकते हैं उसकी क्षमता नहीं है काम करने की, या अनसाउंड माइंड का है, ऐसा कोई चीज़ आता है तो उसको हटाया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, इतना आसान नहीं है। पहले आपको प्रूव करना होगा कि भाई यहाँ पर इस वजह से हम इसको हटा रहे हैं, और हटाने के साथ साथ उस व्यक्ति को जिसको हम हटाएंगे उसके पास में एक अपॉर्चुनिटी, उसको एक अवसर दिया जाएगा उसकी बात भी रखने का। आपने चलो ठीक है ये रख दिया, ये बात रख दी, मान लो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हाँ इसके वजह से हम इस व्यक्ति को हटा रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है, तो उसको भी ये अवसर मिलता है ताकि उसकी प्रॉपर तरीके से सुनवाई हो सके। तो ये बात हो गई हमारी एनसीपीसीआर की। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पॉलिटी का, बॉडीज़ वगैरह जो भी चीज़ें वो सब यहीं पे हाथों हाथ कवर हो चुकी हैं। चलिए फिर आते हैं अगली एक और इम्पॉर्टेंट खबर पर। अगली खबर बहुत काम की है, इकोनॉमिक टाइम्स मेंशन की गई है, और यहाँ पे बात हो रही है भारत ने लॉन्च कर लिया है रीवैम्प्ड ई माइग्रेट वेब पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये जो पोर्टल आया है दोस्तों, अभी लॉन्च किया गया है, इस पोर्टल से बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है मोबिलिटी में। मैटर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। भारत सरकार ने हाल ही में ये जो ई माइग्रेट वेब पोर्टल है इसको तैयार करा है। इसके अंदर में कुछ चेंजेस करके, इस वजह से वर्ड जो है रिवैम्प्ड है इसका यूज़ किया गया है। और ये जो पोर्टल तैयार हुआ है इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जैसे कि यहाँ पर इंडिया से बहुत सारे वर्कर्स बाहर विदेशों में जाते हैं काम करने के लिए, तो विदेशों में जब कोई काम करने के लिए जाता है तो उनको बड़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उनके जो दुख हैं, उनका जो दर्द है, उसकी सुनवाई कहाँ से होगी? उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा जहाँ पे वो आराम से अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, कहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल रहा है वो देख पाएंगे, कौन सा एम्प्लॉयर से नौकरी मिल रही है पहले वो जांच पड़ताल कर पाएंगे। एक ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म मिलेगा, जो भी व्यक्ति बाहर काम कर रहा है उसको कोई दिक्कत है तो वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकता है। क्योंकि दिक्कत यह है आजकल स्कैम बहुत ज़्यादा होता है। कहने का मतलब है आजकल कोई भी है कि भाई थोड़ा पैसा दो हम आपको विदेश में पहुँचा देंगे, है ना, काम पे लगवा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो ये फेक तरीके से स्कैम चल रहा है ना, ये बहुत बड़ा है कि भाई फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब दिखा दिए कि आपको इस कंपनी से एक इनविटेशन आया है, आप चले जाओ, मौका है, वैकेंसीज हैं, और उससे थोड़े बहुत पैसे लिए, ज़बरदस्ती भेज दिया और देखा उसको कोई काम वहाँ पे मिल नहीं रहा है।
ऐसे सऊदी वगैरह में भी आपने देखे होंगे, कई सारे वीडियोस वगैरह पड़े हुए हैं, वहाँ पे लोग खाली घूम रहे हैं। कई सारे लोगों के साथ में ऐसा स्कैम हो गया है, वो एज इट इज़ पहुँच गए, कोई काम वहाँ पे मिला नहीं। तो ऐसा किसी के साथ में ना हो। तो ये पर्टिकुलर वेब पोर्टल इसीलिए तैयार किया गया है ताकि एक इंसान के रजिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा, उसका रिक्रूटमेंट कहाँ पे हो रहा है वो अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को ट्रैक कर पाएगा, और जो एम्प्लॉयर के पास में जा रहा है वो उसको वो ऑथोराइज्ड है या नहीं है वो जानकारी ले पाएगा, और कोई तकलीफ है तो यहाँ पे इस पोर्टल के माध्यम से हमसे कनेक्ट हो पाएगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव ये चलाया गया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की साइट से, ध्यान रखिएगा। इसके लिए ये वेबसाइट तो है ही, साथ ही साथ में मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया है, तो मोबाइल पे भी ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। तो ई माइग्रेट पोर्टल क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, भारत सरकार के थ्रू लॉन्च किया गया, जिसका मेन पर्पज़ है जो इंडियन वर्कर्स विदेशों में काम करने के लिए जाना चाहते हैं उनका सपोर्ट करना, उनके माइग्रेशन को मैनेज करना। इसका मेन पर्पज़ है कि भाई वो माइग्रेंट वर्कर को एक सेफ और ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में सब चीज़ें दिखाना, जो भी सर्विसेज आ रही हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगा, हेल्पलाइन सपोर्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पर उसको बता दी जाती हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंडियन माइग्रेंट्स की प्रोटेक्शन की बात करेगा, इनको सेफ तरीके से जगह पे पहुँचा पाएगा। इससे क्या होगा? इससे यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग अच्छे तरीके से या एक रिस्पॉन्सिबल वे में अपने लोगों का माइग्रेशन करवा पाएंगे। अगर कोई जाना चाहता है तो आराम से जा सकता है। ये जो प्लेटफॉर्म है इसको अपग्रेड किया गया है, और अभी ये मल्टीलिंगुअल हेल्पलाइन में भी है, कई सारी भाषाएं के माध्यम से लोगों को मदद मिल सकती है। हेल्पलाइन सपोर्ट है, फीडबैक का सपोर्ट है, तो ऐसे कई सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर इसमें ऐड करे गए हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो रिवैम्प सिस्टम है इसमें डिजी लॉकर वगैरह का कॉन्सेप्ट भी ऐड किया गया। आप डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करके आपके जो डॉक्यूमेंट है पेपरलेस सबमिट हो जाएंगे, कहीं पे खोने के चांस वगैरह भी नहीं रहेंगे कि भाई डॉक्यूमेंट खो गया है, क्या करें क्या ना करें, कुछ भी नहीं रहेगा। डिजी लॉकर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। उसके अलावा एक पार्टनरशिप की है यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर के साथ में। तो ये जो पार्टनरशिप है इससे क्या होगा? इससे यहाँ पे हमारा इमिग्रेशन और ज़्यादा एक्सपैंड होता हुआ नजर आएगा रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस को भी यहाँ पे प्रमोट करने की बात की जा रही है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये जॉब के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा हमारे माइग्रेंट वर्कर्स को, तो ध्यान में रखिएगा ये पर्टिकुलर बात को। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा काम का, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 जो हमारा साइंस एंड टेक का पोर्शन है उस वाले झोले में इसको डाल सकते हैं। चलिए समझते हैं आखिरकार क्या मैटर। मैंने आपको पहले ही बताया था डिटेल से पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा काम का टॉपिक है, हम मज़े मज़े में स्किप कर देंगे, लेकिन हमारा सिलेबस बोलता है कि करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। कोई एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर से नहीं पढ़ना है। एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर द हिंदू है, उससे मैं सारे रेलिवेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन साथ ही साथ में इसको एडिशनल वे में ऐड कर लेना, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है व्हाट इज मैकजिला। मैकजिला क्या है? एक बहुत बड़े साइज का आर्म जो कि क्या कर सकता है? वापस आते हुए रॉकेट को अपने हाथों में बांध के रख सकता है। ये जो फोटो आपको दिख रहा है नीचे, आपको लग रहा होगा यार ये तो ऐसे है, रॉकेट यहाँ से निकला और रॉकेट इस तरीके से उड़ा और ऊपर निकल गया आसमान में। ये इसका उल्टा है, ये रॉकेट ऊपर से आ रहा है और ये रॉकेट नहीं है। रॉकेट तो बहुत बड़े साइज का होता है, ये रॉकेट का केवल बूस्टर है, ध्यान रखिएगा, जिस बूस्टर ने सपोर्ट किया था रॉकेट को ऊपर अंतरिक्ष में जाने के लिए। तो ये बूस्टर वापस से नीचे आया, और नीचे आया देखोगे ये इस तरीके से आते आते और आकर इस तरीके से इस मशीन में फिट हो गया। और ये जो मशीन आपको दिख रही है, आम दो हाथ जो ये आपको दिख रहे हैं, इन दोनों हाथों ने जो इस बूस्टर को पकड़ा है, अच्छे से टांग लिया है, इसी मशीन को नाम दिया गया है मैकजिला। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए कुछ फोटोज दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। ये ऊपर से रॉकेट का बूस्टर आया हुआ, ये है एग्जैक्टली हाल ही में जो स्टारशिप का रॉकेट है। स्टारशिप का रॉकेट दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट आपको देखने को मिलेगा, एलॉन मस्क की कंपनी जो स्पेस एक्स है, स्पेशली उसी का रॉकेट। तो ये इस तरीके से यहाँ पर अंतरिक्ष से उतरता हुआ आया, ये आप देख पाओगे, और आकर इस तरीके से आर्म्स में पूरी तरह से फंस गया या रुक गया। अब इसको हम वापस से रीयूज़ कर सकते हैं अपने रॉकेट में, तो रॉकेट में वापस से जो खर्चा है वो बहुत ही ज़्यादा कम आएगा। समझ रहे हो ना इस बात को? तो इससे बहुत सारे बेनिफिट होंगे। देखोगे रॉकेट अलग हो जाएगा, इसके नीचे का जो ये बूस्टर आपको दिख रहा है ना, ये जो बूस्टर दिख रहा है ये अलग है। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, न्यूज़ तो वैसे मैं आपको इसके बारे में हर एक बात बता ही चुका हूँ कि स्पेस एक्स ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है, अपने रॉकेट बूस्टर को वापस से लाकर और इस तरीके से आराम से टांग लिया है। और इस बहुत बड़े साइज़ का रॉकेट था सीरियसली। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो आर्म है दोस्तों, इसका नाम रखा गया है मैकजिला। ध्यान रखिए, इन आर्म्स को डिज़ाइन किया गया है ताकि सुपर हैवी बूस्टर्स को ये आराम से पकड़ सके,
क्योंकि गिरता तो डिस्ट्रॉय हो जाता, वापस से रीयूज़ नहीं कर पाओगे तो क्या ही फ़ायदा ना। अब क्या है, उसको हम वापस से रीयूज़ तो कर पाएंगे ना। तो मैकेजिले का वर्क यही है कि स्पेस एक्स स्टारशिप रॉकेट जो है हैवी बूस्टर के साथ में लॉन्च करते हैं ज़मीन से, फिर ऊपर जाके बूस्टर अलग हो जाता है, रॉकेट का अगला हिस्सा जहाँ पे सैटेलाइट रखी है कुछ लॉन्च करना है वो अलग हो जाता है, वो ऊपर निकल गया। अब बूस्टर नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो दोस्तों हम उसको आराम से लाके कंट्रोल करके सीधा सीधा उतार सकते हैं, इसी बूस्टर का वापस से उपयोग करते हैं। तो कुछ नहीं तो कुछ तो पैसा बचेगा ना। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, इस मेथड में रॉकेट्स को रीयूज़ कर पा रहे होंगे। इस टेक्निक में बहुत सारा पैसा बचेगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा ये। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में बताइए मैकेजिला नाम की चीज़ चर्चाओं में थी, ये क्या थी? तो समझ जाना यहाँ पर ये क्या थी। अब देखिए, जब बात करते हैं स्टारशिप के रॉकेट के बारे में, तो स्टारशिप के आज दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट है, सबसे ज़्यादा पेलोड ले जाने वाले सक्षम रॉकेट में से स्टारशिप का रॉकेट आता है ये। और कई सारे मिशन इन्होंने सेट कर रखे हैं कि भाई आने वाले समय पर मून मिशन और भी कई सारे मिशंस को यहाँ पर ये कंडक्ट करने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए फिर क्लियर हो गया है तो अगले वाले न्यूज़ आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है ओसिफिकेशन टेस्ट के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा खबरों में बहुत ही ज़्यादा कवर किया गया है ये ओसिफिकेशन टेस्ट। कारण यहाँ पर यह है, रिसेंटली हमने देखा बाबा सिद्दीकी को मार दिया गया महाराष्ट्र के अंदर में। अब जो ये मर्डर हुआ है, मर्डर करने वाले कुछ लोग पकड़े गए हैं। इनमें से एक व्यक्ति एक जो इंसान को पकड़ा है, कहा जा रहा है कि वो माइनर है, ठीक है। अब वो 18 से कम का है, लेकिन 18 से कम का है तो सज़ा देनी है नहीं देनी है, इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब दोस्तों, ये चेक करने के लिए कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, तो उसका करवाना है ओसिफिकेशन टेस्ट। ओसिफिकेशन टेस्ट के माध्यम से पता चल जाएगा कि वाकई में वो 18 से कम का है या नहीं है। तो ये मैटर चर्चाओं में है। तो समझ रहे हो ये न्यूज़ आर्टिकल क्या बता रहा है। अब यहाँ पे पूरी कहानी समझा दी गई, वो नहीं पढ़ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें पढ़ना है वो क्या है, वो हमें पढ़ना है हमारा ओसिफिकेशन टेस्ट। खबर मैं आपके साथ में पढ़ाता चल रहा हूँ और सीधे सीधे मैंने नोट भी आपको प्रोवाइड करवा दिया है, सोर्स भी लगा दिया है। तो सर, ओसिफिकेशन टेस्ट से कैसे पता चलेगा कि एक व्यक्ति 18 प्लस का हो गया है या 18 से कम का है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस पर्टिकुलर टेस्ट में हम एक इंसान के बोन यानी जो हड्डी होती है उसको देखते हैं। समय के साथ में हड्डी भी ग्रो करती है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर भी चेंज होते रहते हैं दोस्तों, जिससे पता लगाया जा सकता है कि एक इंसान 18 प्लस है या नहीं। ओसिफिकेशन टेस्ट क्या है? एक प्रकार का मेडिकल प्रोसीजर जहाँ पे जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनको एनालाइज किया जाता है और उसी से एज का अनुमान लगता है। इस टेस्ट में हम एक्सरे वगैरह करते हैं हड्डियों का, और स्पेशली कौन सी हड्डी, ध्यान रखना, स्पेशली यहाँ पर आती है क्लेविकल, देन उसके बाद में स्टर्नम, देन पेल्विस। इन तीनों बोन्स को ही सबसे पहले देखा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ पर इन बोन्स के अंदर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इनका ग्रोथ का जो डिग्री है वो भी यहाँ पर बदलता हुआ नजर आता है। समझ गए? तो इस बोन से यहाँ पर एक इंसान की उम्र का पता लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल, उदाहरण दोस्तों बात कर लेते हैं क्लेविकल बोन का। तो जो हमारी क्लेविकल बोन होती है ये आप देख पाएंगे, ये हमारे कंधे के पास में है, ठीक है। ये आप देख पाओगे, हाईलाइट भी किया हुआ है इस तरीके से। ये जो हड्डी है ये इस वाले हिस्से की, ये वाली हड्डी है, समझ रहे हैं? ये वाली बोन है। तो ये बोन क्या करती है, हमारे शोल्डर ब्लेड को स्टर्नम के साथ में कनेक्ट करने का काम कर रही है। और यही इस वाली हड्डी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एक इंसान जब ग्रो होता है ना, एक इंसान जब मैच्योर होने लगता है तो धीरे धीरे करके इसमें भी बड़ी बड़ी ग्रोथ होती है, तेजी से चेंज होता है। तो उसी चीज़ को एनालाइज किया जाता है, इसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं एक इंसान 18 प्लस है या नहीं है। समझ गए इस बात को? बाकी हड्डियों में और भी चीज़ें देखी जाती हैं। इंसान जब बड़ा हो जाता है, 18 प्लस हो जाता है, तो बोन का डेवलपमेंट अलग होता है। बोन के अंदर में जो हार्डनिंग होती है, हार्डनेस जो होती है, ठोसपना जो होता है, वो भी उसमें भी बदलाव आता है। तो ये सब चीज़ें चेक होती हैं ओसिफिकेशन टेस्ट के माध्यम से। और ये टेस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉरेंसिक साइंस में, ताकि यहाँ पर एक्यूरेट तरीके से, सटीक तरीके से एक इंसान की जब ज़रूरत हो कि उसका उम्र का पता लगाना है तो वो पता लगा सकें। क्लियर? चलिए अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। एक और बहुत ही ज़्यादा काम का आर्टिकल है, नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है। अभी तक हमने देखो, हम लोगों ने मेडिकल का डिस्कस कर लिया है, केमिस्ट्री का डिस्कस कर लिया है, फिजिक्स का डिस्कस कर लिया है, अभी पीस प्राइज़ डिस्कस नहीं किया है। आज पीस प्राइज़ भी कवर करेंगे और इकोनॉमी का प्राइज़ भी कवर करेंगे। सबसे पहले नोबेल पीस प्राइज़ जो रिसेंटली दिया गया है, इसको लेकर द हिंदू ने एक पर्टिकुलर आर्टिकल पब्लिश किया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में क्या है ये पूरा का पूरा मैटर। तो वैसे आपको पता है अलग अलग कैटेगरीज में ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो पीस प्राइज़, ये जो शांति के लिए नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है,
अब की बार 2024 में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है निहोन हिदानक्यो। अब जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है, नाम से पता चल रहा है। हुआ एग्जैक्टली ये दोस्तों, लगभग 70 साल हो चुके हैं जब हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए थे। उस पर्टिकुलर इवेंट को हुआ क्या था ये सभी को पता है। अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा दिए हिरोशिमा नागासाकी पर, और वो जो बॉम्ब गिराए गए उसके बाद में कुछ लोग बचे, कुछ लोग सरवाइव कर गए, लेकिन लाखों लोगों की जान गई। लाखों लोग तो उस समय पर मतलब ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो उसका न्यूक्लियर बॉम्ब का असर रहा है वो असर आज तक देखने को मिलता है। जो लोग सर्वाइवर हैं उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसी वजह से लोग उनके पास नहीं जाते कि उनके बॉडी में रेडिएशन हो सकता है। ये कुछ चीज़ें आज के समय पर नजर आती हैं। तो दोस्तों इन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए, यानी इन्हीं लोगों की सुरक्षा के लिए, इनका सब कुछ संभालने के लिए, ऐसे लोग जो वहाँ पे उस समय पर सर्वाइव कर गए, बच गए, उनके जरिए दुनिया भर में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि ज़िंदगी में कुछ भी कर लेना, कभी भी एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल मत करना। कितनी ज़िंदगी तबाह होती है आपके सामने एग्जाम्पल है। क्या होता है उनके बाद में, जो बच जाते हैं उनके साथ में भी क्या होता है, कोई उनके आस पास तक भटकता नहीं है, ये यहाँ पर दिखाया जाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आज के समय पर कंट्रोल कर रही है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है निहोन हिदानक्यो। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड मिला है, नोबेल पीस प्राइज अवार्ड। इस ऑर्गेनाइजेशन ने इन सब लोगों को ग्रो किया है, पाला है, बड़ा किया है, स्पेशली वो लोग जो सर्वाइव कर गए इस बॉम्बिंग को। ऐसे भी कई सारे लोग हैं, और जो लोग सर्वाइव कर जाते हैं उनको नाम दिया जाता है एक, अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो खबर क्या है, ध्यान रखना, निहोन हिदानक्यो ये एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यहाँ पर ये अवार्ड मिला है नोबेल पीस प्राइज का 2024 के लिए। समझ गए। अब यहीं पर एक और वर्ड यूज होता है जिसका नाम है हिबाकुशा। हिबाकुशा क्या है? हिबाकुशा एक प्रकार का जापानीज वर्ड है, और ये वर्ड उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो लोग उस हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब अटैक हुआ था उस समय पर सर्वाइव कर गए, स्पेशली उनको डिफाइन करने के लिए इस वर्ड को यूज किया जाता है। समझ गए। 1945 में जो अटैक हुआ था, फिर 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने उसी समय पर ये जो एटॉमिक बॉम्ब है वो ड्रॉप करे थे हिरोशिमा पे, स्पेशली जो जापान के अंदर में है। फिर उसके बाद कह सकते हैं पता ये चला दोस्तों, धीरे धीरे करके स्टार्टिंग में तो 1-1.5 लाख लोगों की जान गई, लेकिन धीरे धीरे करके 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। ये नंबर धीरे धीरे करके बढ़ते चले गए। प्रॉब्लम ये देखने को मिली उस समय पर ऑन द स्पॉट जो लोगों की जान गई वो तो गई, लेकिन आज तक वो जो असर है उस न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक का, वो असर वहाँ के बच्चों में, उस एरिया में जो बच्चा बर्थ ले रहा है स्पेशली उसके अंदर में, वहाँ के लोगों में दिखाई पड़ता है। इतना खतरनाक होता है न्यूक्लियर बॉम्ब, एक बार इस्तेमाल किया गया है, ये हाल है। तो इसी चीज़ को दर्शाने के लिए, दुनिया भर में बताने के लिए कि भाई कभी भी ज़िंदगी में न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ ना करना, इसी के लिए यहाँ पर यह बॉडी बनाई गई, ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इस ऑर्गेनाइजेशन को सम्मानित करने के लिए नोबेल पीस प्राइज़ दे दिया गया। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से जो लोग सर्वाइव कर चुके हैं उनके साथ में कैसा भेदभाव वगैरह होता है। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है, ध्यान से सुनिएगा। ये पर्टिकुलर आर्टिकल आपको दिखाई पड़ेगा। ये इंडिया टुडे का है, वर्ल्ड फूड डे के बारे में डिस्कशन हो रहा है। कल हमने आपको पता है वर्ल्ड फूड डे को लेकर बहुत आर्टिकल डिस्कस किए, बहुत ही डिटेल से मैंने आपको पूरा फूड इनसिक्योरिटी क्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं, बहुत डिटेल से डिस्कस किए थे, याद है नहीं है? बहुत सारे क्वेश्चन भी लिखवाए थे। आज थोड़ा अलग है। यहाँ पे वर्ल्ड फूड डे के माध्यम से दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं एक बॉडी के बारे में जिसका नाम है FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस बॉडी के बारे में मैं आपको इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज का जो हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर है उसमें भी आर्टिकल मेंशन्ड है, ध्यान रखना। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, हमारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा हुआ है आज के अखबार में, जहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, चलिए मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। अगर आप इंटरनेशनल एडिशन पढ़ रहे होंगे तो पेज नंबर 6 पे चले जाना। इंटरनेशनल एडिशन के अंदर में पेज नंबर 6 के ऊपर में एक आर्टिकल प्रेजेंट है जहाँ पे लिखा हुआ है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट हार्शर ऑन पुअर फार्मर। ये रिपोर्ट FAO ने ही पब्लिश की है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। उन्होंने खुद बोला है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट किस तरीके से आज के समय पर फार्मर्स के ऊपर में पड़ रहा है। समझ गए? अब देखिए दोस्तों, यही खबर यहाँ पे कवर की जा रही है। अब एग्जाम में आपसे ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट संगठन है ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और ये एक ऐसी बॉडी है जो कि आज के समय पर काम कर रही है दुनिया भर में हंगर को ख़त्म करने के लिए, भुखमरी को ख़त्म करने के लिए। एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी परमानेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो यूनाइटेड नेशन की मानी जाती है। इस बॉडी को बनाया गया था अक्टूबर सन 1945 में।
इस बॉडी का मेन पर्पज़ क्या है? इसका मेन पर्पज़ है ताकि जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है स्पेशली, उसको इम्प्रूव करना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, रूरल पॉपुलेशन के अंदर में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो स्पेशली हमारे फार्मर्स हैं, उनका जीवन रहने सहने का तरीका इंप्रूव करना, क्योंकि फार्मर्स एक बहुत बड़ा मेन कंट्रीब्यूशन देते हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर में। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हमारी भारत सरकार के साथ में भी कोऑर्डिनेट करती है, अलग अलग देशों की गवर्नमेंट की साइड से भी यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट करती है, और कोऑर्डिनेट करके उस देश के अंदर में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, इन सब सेक्टर्स को डेवलप करने के ऊपर में एक स्पेशल फोकस करती है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ और भी फंक्शंस आपको नजर आएंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर रिसर्च करना, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना अलग अलग देशों को, एजुकेशनल प्रोग्राम, ट्रेनिंग सेंटर्स प्रोवाइड करवाना, लगातार उनको सपोर्ट करना, ट्रेड में सपोर्ट करना, उनके लिए नए नए जो रिसर्च पेपर्स है वो पब्लिश करना, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस बताना, ये सारा काम FAO का है। और ध्यान रखिए इसका मेन हेडक्वार्टर इटली के अंदर रोम में प्रेजेंट है। इसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में टोटल 194 कितने 194 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, प्लस द यूरोपियन यूनियन, पूरा यूरोपियन यूनियन भी आपको ये इसमें देखने को मिलेगा। फंडिंग की बात करेंगे तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को 100% इनकी जो फंडिंग है वो इन्हीं के मेंबर से मिलती है। जैसे मैंने बोला 194 मेंबर्स हैं, प्लस पूरा यूरोपियन यूनियन यानी कि 27 मेंबर्स ये भी हो गए। तो सब देश मिलकर पैसा प्रोवाइड करवाते हैं, फंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं इस बॉडी को, तब यह बॉडी गवर्न करती है, चलती है पूरी तरह से। नाउ अब देखो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस पता है क्या? एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकता है, ये तो बन सकता है इसका हेडक्वार्टर वगैरह जो मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन ये ना बॉडी बहुत सारे प्रकार की रिपोर्ट्स भी पब्लिश करती है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये रिपोर्ट कैसी पब्लिश करती है ये सुनिए। एक आती है सोफो रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, फिर आती है एक सोफिया नाम की रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, फिर एक रिपोर्ट आती है सोको यानी स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटी मार्केट्स, फिर एक आती है सोफी रिपोर्ट जिसको लेकर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है कि सोफी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। यह है दोस्तों स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, तो ये भी यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ही पब्लिश करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पे आते हैं। एक और काम की खबर हमारे सामने, बात हो रही है रूपकुंड लेक के बारे में। हाल ही में कुछ खबरें कवर हुई हैं, एनवायरमेंट के लिए ये टॉपिक रेलिवेंट है। उत्तराखंड के अंदर में एक लेक है जिसको हम स्केलेटन लेक भी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होगा, हम इसको छोड़ सकते हैं? तो एक ऐसी झील जिसको स्केलेटन लेक बोलते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे हड्डियों के ढांचे प्रेजेंट है। अभी बताऊंगा उसका पूरा महत्व क्या है, मामला क्या है। पहले खबर ये सुनिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ आर्टिकल है। बोला यह जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो लगातार रूपकुंड लेक को बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है। अब दोस्तों जब भी कोई झील वगैरह का क्वेश्चन बना है, चाहे वो लेक विक्टोरिया हो, चाहे वो और भी कोई जम्मू की लेक हो, इसको लेकर सवाल जो बना है, सवाल यही बना है उसका लोकेशन। तो रूपकुंड लेक कहाँ पर है? भारत के अंदर उत्तराखंड में। धीरे धीरे करके साल ब साल यहाँ पर ये जो झील है वो सिकुड़ती चली जा रही है। क्या कारण है? कारण है क्लाइमेट चेंज यानी टेम्परेचर का बढ़ना। तो इससे प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो रही हैं। और ये जो झील है ये जानी जाती है एंशिएंट ह्यूमन स्केलेटन के लिए। एक ज़माने में इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो एक साथ ख़त्म हो गए। अब ठंडक रीजन है तो इस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं ये झील ने अभी तक उन हड्डियों को प्रोटेक्शन दी हुई थी। तो क्या होता है, कभी कभी जब इसमें पानी कम होता है तो वो हड्डियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं, तो वह फिर से दिखनी शुरू हो गई हैं। उसको लेकर यहाँ पर ये आर्टिकल कवर किया गया है। तो क्लाइमेट चेंज हमारी रूपकुंड लेक को अफेक्ट कर रहा है, वो खबर हो गई। रूपकुंड लेक हमारी लेक ऑफ स्केलेटन कहलाती है। ये दो नाम क्लियर हो गए, एग्जाम के लिए ये बात भी समझ में आ गई। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। स्पेशली ये वो लोकेशन आपको देखने को मिल जाती है। कितनी ऊंचाई पे सिचुएटेड है? तो काफ़ी ऊंचाई है दोस्तों, लगभग हमारे सी लेवल से देखेंगे तो 16,500 फीट की ऊंचाई पे ये प्रेजेंट है। जो माउंट त्रिशूल है गढ़वाल वाले हिमालयाज रीजन में, उसी के जस्ट निचले हिस्से पे, उसी के बेस पे ये झील आपको देखने को मिल जाती है। फिर इस झील को लेकर बहुत सारी मिस्ट्रीज आज के समय पर देखने को मिलती हैं। जैसे मैंने बोला कई बार लेक ऑफ स्केलेटन बोल देते हैं, हड्डियों के ढांचों की लेक है ये। एक ग्लेशियल बॉडी है, चारों तरफ बर्फ आपको देखने को मिलेगी। इसमें नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स प्रेजेंट हैं। काफ़ी सारे लोगों की हड्डियों के ढांचे वहाँ पे प्रेजेंट हैं। कई जगह पे जो मांस है वो भी यहाँ पर अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि ठंडक रीजन है वो प्रोटेक्शन में आपको प्रोटेक्टेड देखने को मिलेगा। तो ये जो स्केलेटन्स है दोस्तों, ये कभी कभी दिखाई पड़ती है जब यहाँ पे बर्फ़ पिघल जाती है। इस झील में बर्फ़ पिघल जाती है तो हड्डी दिखाई दे जाती है, बर्फ़ जम जाती है तो हड्डी उसी में छिप जाती हैं फिर से। तो क्वेश्चन ये है कि हड्डियाँ आई कैसे? ये जो स्केलेटन है दोस्तों लगभग 9th सेंचुरी AD के समय की हैं, ऐसा बोला जाता है। कुछ थ्योरीज ये बताती हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों की डेथ हो गई थी। 2019 में एक स्टडी आई थी जहाँ पे इंडिया, US और जर्मनी के साइंटिस्ट तीनों ने साथ में मिलकर काम किया,
और ये बोला कि ये जो स्केलेटन है ये सिंगल ग्रुप ऑफ लोगों के ही आपको देखने को मिलेंगे। एक सिंगल ग्रुप था, वो सब लोग एक सिंगल इवेंट के दौरान यहाँ पर किसी ना किसी कारण की वजह से खत्म हो गए होंगे। उन्हीं के स्केलेटन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं इस झील में। इस वजह से इसको यहाँ पर लेक ऑफ स्केलेटन का नाम दे दिया जाता है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब बता दिया आपको। चलिए अगली खबर आती है यहाँ पर जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये तो वैसे आपने पढ़ा है कि भारत ने एक डील साइन कर ली है यूएसए के साथ में, और उस डील के तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, 31 प्रीडेटर ड्रोन्स को परचेज कर रहे हैं। बट ये खबर नहीं है यार, न्यूज़ आर्टिकल दूसरा था, लगा मैंने दूसरा दिया। अब गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, जो भी है न्यूज़ वैसे मैंने यहाँ पर चिपका दी है तो वो आपको मिल जाएगी, वो ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो इंडिया ने हाल ही में एक डील की है अमेरिका के साइड में। अब यूएसए से हमने डील क्या की है कि हम यूएसए से खरीदेंगे 170 यानी 170 AGM 114R हेलफायर मिसाइल्स। इन हेलफायर मिसाइल को परचेज करने की हम बात कर रहे हैं। ये जो मिसाइल है दोस्तों, ये शॉर्ट रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल है ना। ऊपर हवा से सतह में यहाँ पर इसको छोड़ा जा सकता है, कई बार हवा से हवा में यहाँ पर दाग सकते हैं दुश्मन के ऊपर में। तो ये मिसाइल अमेरिका की जो मिलिट्री है वो लंबे समय से यूज़ कर रही है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यूएस ने इस मिसाइल को बनाना ही 1972 में शुरू कर दिया था अपने आर्मी के रिक्वायरमेंट को देखकर। आप इसको हेलीकॉप्टर से लॉन्च कर सकते हैं, दुश्मन के टैंकर को उड़ाना है उसके लिए आप इस मिसाइल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस मिसाइल को इस्तेमाल किया गया है कैसे, किसी चीज़ों को टारगेट करने के लिए। किसी दुश्मन का व्हीकल आ रहा है, कोई टैंकर आ रहा है, कहीं पर बंकर बना हुआ है, कोई रडार सिस्टम है, एंटीना है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, ऐसे कोई भी चीज़ हो दोस्तों उसको उड़ा सकती है ये मिसाइल। ऊपर हवा से आप दाग सकते हैं ज़मीन पे, या हवा से हवा के अंदर में। यह है हेलफायर मिसाइल जो भारत परचेज कर रहा है। इस मिसाइल के बारे में ये बेसिक फैक्ट ध्यान रखिए, हम लोगों ने ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो मिसाइल है ना, इसके साथ साथ हम अभी MQ-9B रीपर ड्रोन्स वगैरह भी यहाँ पे ये परचेज कर रहे हैं। इस मिसाइल की लेंथ लगभग अकेले 1.62 मीटर के आसपास है, डायमीटर वगैरह ये सब कुछ ध्यान में इतनी रखने की आवश्यकता है नहीं। जब इस मिसाइल की बात करते हैं तो इसकी रेंज है 7 से 11 किलोमीटर के आसपास, यानी 7 to 11 किलोमीटर तक ये रेंज तक कवर कर सकता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि बताइए, हेलफायर मिसाइल्स रिसेंटली परचेज की है भारत ने, किससे? तो वो यूएसए से परचेज की है हमने। ये आप देख पाएंगे, हम इसको ड्रोन से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने रीपर ड्रोन भी परचेज किए हैं ना, MQ-9B रीपर ड्रोन। इसको लेकर तो आर्टिकल ये क्लियरली लिखा हुआ है कि भारत ने इस रीपर ड्रोन को परचेज करने के लिए एग्रीमेंट किया है। तो इस ड्रोन से भी दोस्तों हम इन मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। इसमें मिसाइल लगा दो, मिसाइल के ऊपर टारगेट सेट कर दो, ये जाकर अपने टारगेट को पूरी तरह से हिट कर देगा। ठीक है, यह है यहाँ पे हमारा रीपर ड्रोन वाला पूरा का पूरा मिसाइल सिस्टम। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला खबर स्पेशली यहाँ पे यह है हमारा आज का एडिटोरियल। तो एडिटोरियल डिस्कशन दोस्तों हो रहा है शुरू यहाँ से, तो ध्यान से हर एक चीज़ को सुनते हुए चलिएगा। एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि आखिरकार भारत को कंटेनर्स बनाने की ज़रूरत क्यों है। हमें बहुत सारे कंटेनर नहीं, बहुत सारे कंटेनर बनाने की ज़रूरत है। देखो ये जो कंटेनर आपको फोटो में दिख रहे हैं ना, इसी को हम लोग कंटेनर का नाम दे रहे हैं। अब होता यह है कि दुनिया भर में व्यापार होता है, जहाज़ों से हम कई सारा सामान खरीदते हैं, वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो वो जो सामान है वो इन्हीं कंटेनर में रख के ही तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर हमारे पास में कंटेनर ही कम होंगे तो व्यापार कैसे होगा? सिंपल सी बात है। तो वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि भारत के पास में कंटेनर का शॉर्टेज चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमारे ट्रेड के ऊपर में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। इसमें कुछ समस्याएं यानी कि चैलेंजेस भी हैं। लास्ट में इसका सोल्यूशन क्या होता है वो सब कुछ डिस्कस किया है। तो एक कंप्लीट आर्टिकल है जिसको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, और ध्यान से सुनते हुए चलिएगा क्योंकि आगे मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी दूंगा। तो खबर क्या है पहले ये जान लेते हैं। भारत का जो व्यापार है वो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ये व्यापार बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कंटेनराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर में। यानी कि ऐसे कंटेनर आपको जो दिख रहे हैं, इन्हीं कंटेनर का उपयोग करके हम ज़्यादातर सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। क्योंकि सामान अगर इन कंटेनर में अच्छे से सील पैक कर दोगे तो वो एक तो प्रोटेक्टेड रहेगा और बहुत ही स्मूथ तरीके से हम इधर से उधर उसको पहुंचा सकेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि भारत के पास में इन कंटेनर का शॉर्टेज है और हम इन कंटेनर्स को बना भी नहीं रहे हैं। बना रहे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बहुत ही कम बना रहे हैं। तो आज के समय पर भारत की जो टोटल कैपेसिटी है कंटेनर्स को बनाने की वो बहुत पीछे है। हमें यहाँ पर अगर एक अच्छा ट्रेड चाहिए तो इन कंटेनर्स के ऊपर में पूरी तरह से कंप्लीटली काम करना होगा। अब राइटर एक्सप्लेन करते हैं क्यों, ऐसा क्यों, हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं कंटेनर्स बनाओ, ऐसा क्यों।
रीज़न यह है कि इन्हीं कंटेनर्स का दुनिया भर के व्यापार में इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे कंटेनर जो है ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक चीज़ है आज के समय के व्यापार के मामले में, क्योंकि ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, इसको हम कहीं से भी समुद्र में जहाज़ में चढ़ा दो, रेलवे पे चढ़ा दो, रोड के माध्यम से ट्रक में चढ़ा दो, कहीं पर भी हम इसको यहाँ पे किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से पहुँचा सकते हैं। तो ये जो कंटेनराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है, इसी कंटेनराइजेशन ने दुनिया भर के व्यापार में एक क्रांति लेकर आई। और इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में टाइम बहुत कम लगता है, समय बहुत कम लगने के साथ साथ हमारा सामान प्रोटेक्टेड रहता है अच्छी तरीके से। कहीं से ही बीच में से मान लो कहीं पे 2 जगह सामान रखना है, उसके बाद 2 जगह से रास्ता बदलेगा, तो कहीं पे भी उठा के रख दो, कहीं से भी उठा के उसको वापस से पिकअप कर लो। तो ये एडवांटेज है कंटेनर का। और केवल यही एडवांटेज नहीं है, सबसे पहला एडवांटेज आता है एफिशिएंसी। एक बार आपने सामान को पैक करके इसके अंदर में सील कर दिया तो किसी में दम नहीं है इसको खोल सके। तो इसको आराम से लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करवा सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो यह है इसका सबसे पहला फायदा। दूसरा इंपॉर्टेंस है ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन। ये बात दोस्तों ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जो कंटेनर्स हैं इनका एक पर्टिकुलर साइज होता है और वो साइज डिफाइंड होता है। उसी साइज के बेसिस पे हर एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को तैयार किया जाता है दुनिया भर में, ताकि कंटेनर्स को हम कहीं पर भी मैनेज कर सकें। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इन कंटेनर्स की जो अवेलेबिलिटी है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है कि कई बार हम बोलते हैं दुनिया भर में व्यापार के लिए सबसे आवश्यक चीज़ कंटेनर ही है। पहले कंटेनर चाहिए, उसके बाद ही किसी चीज़ का व्यापार हो पाएगा। अगर आपके पास में कंटेनर नहीं है तो समझ लेना आपके देश का जो गुड्स का स्पेशली व्यापार का सेक्टर है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। अब भारत के पास में भी नहीं है, ऐसा पढ़ रहे थे हम। तो इंडिया का क्या सिनेरियो है जरा ये बताइए। भारत के पास में कितने कंटेनर प्रेजेंट है, हम कर क्या रहे हैं आखिरकार इस सेक्टर में, जरा ये समझाओ। तो दोस्तों ये मेंशन किया गया है कि इंडिया ना एक ऐसी लोकेशन पर प्रेजेंट है जहां पे हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा 7,500 से ज़्यादा किलोमीटर की बड़ी लंबी टेरिटरी समुद्र के साथ में लगती है, जहां पे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है। दुनिया भर का व्यापार उसी रीजन से हो रहा है। लेकिन उस रीजन में मौजूद होने के बावजूद भी हमारी जो सक्षमता है, हमारी जो एबिलिटी है कि दुनिया में एक ट्रेड के मामले में हब बनकर आना, वो नहीं कर पा रहे हैं हम। तो क्यों ऐसा? इसमें एक बड़ा कारण, वैसे बहुत सारे कारण है लेकिन बड़ा कारण कंटेनर का शॉर्टेज भी है। इंडिया दोस्तों हर साल केवल 10,000 से लेकर 30,000 कंटेनर बना रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि हम ट्रेड में क्यों नहीं जा रहे हैं आगे। बड़े आराम से आप इनको लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो 10,000 से 30,000 कंटेनर्स इंडिया बना रहा है साल में, जो कि बहुत कम नंबर है। और अगर व्यापार में ग्रो करना है तो चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप दूसरी तरफ चाइना से कंपैरिजन यहाँ पे करोगे तो चाइना एक साल में 2.5 से लेकर 3 मिलियन कंटेनर्स बना रहा है। आप मैसिव नंबर देख रहे हैं, कितना मैसिव डिफरेंस है। तो दुनिया भर में कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का मार्केट बन चुका है चाइना, और इंडिया में ये कम प्रोडक्शन हो रहा है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि कम प्रोडक्शन हो रहा है, कम प्रोडक्शन होने के साथ साथ भारत में जो कंटेनर बनाया जा रहा है उसमें पैसा ज़्यादा लग रहा है। भारत में जो कंटेनर तैयार होता है उसमें कॉस्टिंग हमारी 3,500 से लेकर लगभग $4,800 के आसपास पर यूनिट के हिसाब से आती है, जबकि चाइना में केवल 2,500 से $3,500 का खर्चा आता है। तो हमारे यहाँ एक तो कम बन रहा है, ऊपर से महंगा भी बन रहा है। दोनों तरफ से हमें ही यहाँ पर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। तो वही बोला जा रहा है कि भारत को कंटेनर फिर किराए पे लेने पड़ते हैं, स्पेशली चाइना से, और उसका किराया पे करना पड़ता है हमें। आप इमेजिन कर रहे हैं, व्यापार में चाइना से घाटा भी फेस कर रहे हैं, ऊपर से कंटेनर भी किराए पे ले रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। हमें पता है कि हम यहाँ पर पीछे हैं, तो यहाँ पे काम करने की आवश्यकता है। फिर ये भी आपको देखने को मिल जाएगा कि आज बड़े बड़े कॉरिडोर्स में इंडिया हिस्सा बन चुका है। चाहे वो आईमैक कॉरिडोर की बात करेंगे तो आईमैक कॉरिडोर में इंडिया सीधा यूरोप तक जाएगा। ये कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, नए नए रास्ते खोले गए हैं। भारत में एक बड़ा पोर्ट आया है, वधवन पोर्ट, जिसके बारे में डिस्कशन हमने किया है। तो अगर कंटेनर्स नहीं होंगे तो इन सब चीज़ों का हम क्या करेंगे? और अगर मान लो इंडिया कंटेनर के प्रोडक्शन में फेल हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पे भारत को व्यापार में उभरते हुए बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, जब तक चाइना दुगना तिगुना तेजी से ग्रो कर जाएगा और ज़्यादा आगे बेटर तरीके से ग्रो कर जाएगा। तो प्रेजेंट समय पर इंडिया का जो कंटेनर हैंडलिंग मार्केट है वो एक्सपेक्टेड है ग्रो करेगा, लेकिन उस पर काम करना पड़ेगा हमें, तभी ग्रो करेगा। और अगर प्रॉपर मात्रा में कंटेनर की सप्लाई होगी
और अगर ये सप्लाई नहीं हुई, अब मान लो कि सप्लाई नहीं हो रही है, बिना सप्लाई के इंडिया के जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, भाई ये कैसे इनकी चीज़ों की डिमांड पूरी करेंगे? कैसे यहाँ पर शिपिंग किया जाएगा? कैसे हम दूसरे बंदरगाह तक सामान पहुँचा सकेंगे? नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। नाउ ये तो बात हो गई यहाँ पर जो भी हम भारत चाइना के बारे में बात कर रहे थे उसको लेकर। अब देखिए दुनिया भर में क्या कॉन्टेक्स्ट है कंटेनर का, ये सुनिए। इंडिया का जो कंटेनर शॉर्टेज है दोस्तों ना, इसके पीछे ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं। रशिया यूक्रेन का वॉर, भाई रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, वेस्ट एशिया में इसराइल और कई सारी कंट्रीज आपस में भिड़ी हुई हैं, इसकी वजह से भी कंटेनर का शॉर्टेज हो गया है। मार्केट में ज़्यादा कंटेनर अवेलेबल नहीं है, पायरेसी का इशू बढ़ रहा है, लगातार समुद्री लुटेरे यहाँ पर ये जहाज़ों को कब्जे में ले लेते हैं। तो ऐसे कई सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से भी आज हमें व्यापार में स्पेशली कंटेनर के मामले में काफ़ी कुछ फेस करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार कुछ कर रही है, गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव, कई सारे सोल्यूशन हैं जहाँ पे कंटेनर को प्रॉपर तरीके से इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। इसमें क्या बोला जा रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे कंटेनर शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किए हैं कई सारे इनिशिएटिव, और वो जो इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत किए गए हैं, ध्यान रखिए। और इन इनिशिएटिव का मेन पर्पस क्या है कि हम अपने देश में कंटेनर के प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकें, बूस्ट कर सकें। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स क्या हैं, जैसे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ध्यान रखिए, सोल्यूशन आप दे सकते हैं। पहला, हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना होगा, ठीक है। सरकारी और साथ ही साथ में यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज दोनों को साथ में मिलकर आना होगा ताकि यहाँ पे इन कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ाई जा सके। दूसरा, सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट को आज के समय पर डायरेक्ट सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करवानी होगी जो भी कंटेनर बनाने वाली कंपनी हैं, स्पेशली उनको, ताकि वो तेजी से इन कंटेनर को बनाएं। उन कंपनी के लिए आप PLI स्कीम लेकर आइए ताकि वो प्रोडक्शन करें, उसके बदले में आप इंसेंटिव दोगे तब प्रोडक्शन बढ़ेगा। या एक काम और कर सकते हैं हम, जो रॉ मटेरियल है, जो भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है कंटेनर को बनाने के लिए, लोहा वगैरह जो भी इस्तेमाल हो रहा है, उस पर जो GST लग रहा है उसके ऊपर छूट दीजिए ताकि कॉस्ट कम लगे कंटेनर्स बनाने में। इतना तो कर ही सकते हैं ना हम। तो ये कुछ करना होगा, ये जो काम चल रहा है उसको प्रॉपर ट्रैक मैनेजमेंट करना होगा, है ना। उसके अलावा दोस्तों इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे अगर हमारे खुद के कंटेनर्स होंगे तो। अभी तो चाइना कंटेनर्स बना भी रहा है, इतने ज़्यादा मात्रा में बना रहा है, दूसरी तरफ उसको रेंट में देके उसका पैसा भी निकाल लेता है वो, समझ रहे हो। तो हमें भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे अगर हम कंटेनर का प्रोडक्शन प्रॉपरली करते हैं। इंडिया के जितने भी बंदरगाह हैं उनको यहाँ पे बड़े बड़े शिप्स हैंडल करने को मिलेंगे, नई नौकरियाँ क्रिएट होंगी क्योंकि कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक नया सेक्टर मार्केट में आ जाएगा। लोग चाहिए होंगे बहुत सारे कंटेनर्स को बनाने के लिए, इकॉनमी ग्रो करती हुई नजर आएगी, दुनिया भर में व्यापार स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा, समझ रहे हो। तो ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इसमें। फिर एट द लास्ट कंक्लूजन यही है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाओ, चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन कंटेनर जरूर बनाओ, समझ रहे हो। तो ये है एक डिटेल सा आर्टिकल, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा लेंदी हो गया है लेकिन एडिटोरियल है, ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब एडिटोरियल से दोस्तों क्वेश्चन तो मेंस के पेपर में ही बनेगा, सवाल कैसे बन सकता है, चलिए मैं आपको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करवा देता हूँ। आंसर लिखते कैसे आपको ये भी जानकारी मिलेगी, प्रॉपर तरीके से आपको मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग फॉर एनहांसिंग इंडियाज ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। भारत का जो व्यापार है इसमें कॉम्पिटिशन को, और उस कॉम्पिटिशन में भारत को इम्प्रूव करने के लिए जो कंटेनर को बनाना या कंटेनर की जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो समझाइए 250 शब्दों में। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी बढ़िया से पढ़कर एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन क्या है, भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कंटेनर निर्माण के महत्व पर चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में आंसर लिखना, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। और आंसर लिखने के बाद में सबमिट कहाँ पे करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखना, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करना और जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे जाके आप अपने आंसर्स को सबमिट कर पाओगे। आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर पाओगे। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकोगे कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। चलिए
अब दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने तो दे दिया है, आप खुद भी क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हैं कि हाँ चलो यहाँ से सवाल आ जाएगा, लेकिन सर लिखना कैसे है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा वो अप्रोच बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, हेडिंग मत लिखना। पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या समझाना है, देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग। तो 3 वर्ड समझ में आ रहे हैं, सिग्निफिकेंस एंड कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 वर्ड और दिख रहे हैं, इसमें हमें ये करना है ताकि भारत का जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है इसको एनहेंस किया जा सके। इसमें क्या ये रोल प्ले करेगा ये आपने बताना है। तो आप पहले क्या बताओगे, क्योंकि रोल क्या प्ले करेगा ये बताना है, तो पहले आपने ऐसे नहीं शुरू करना है कि हाँ भाई कंटेनर का इंपॉर्टेंस क्या है, आपको ये बताना होगा कंटेनर का रोल इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है। तो 3 से 4 लाइनों में पहले इसको समझा दो। फिर आती है आपकी मेन बॉडी कि आज के समय का जो व्यापार सिनेरियो है, यहाँ पे इस ट्रेड वॉल्यूम में कंटेनर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे यहाँ पे अगर हम लोकली इन कंटेनर्स को प्रोड्यूस करते हैं तो इससे कितना कॉस्ट कम हो जाएगा, कितना एफिशिएंसी इंप्रूव होगा, वो बताना है। चाइना वाला एग्जाम्पल दे सकते हो, समझ रहे हो। फिर कैसे यहाँ पर हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी इससे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा करेंगे, डिमांड को पूरा करेंगे, अपने देश में क्या फ़ायदे होंगे, कैसे इकॉनमी इंप्रूव होगी, ये बता सकते हैं। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन मेंशन करना होगा कि ये जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस है भारत के व्यापार ग्रोथ के लिए वो क्या है, वो यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आंसर को अटेम्प्ट कीजिए और जहाँ पे मैंने बताया वहाँ पे अटेम्प्ट करके आप इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए अब आता है आज का हमारा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। ठीक है दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज जब आप देखोगे तो साइड में यहाँ पर इस पेज पे आपको ये एडिटोरियल देखने को मिलेगा, जहाँ पे कैनेडियन फ्रॉस्ट बाइट करके इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक वॉर को लेकर ये पर्टिकुलर एडिटोरियल पब्लिश किया गया है। आज 17 अक्टूबर है, तो यहाँ पे ये मेंशन हुआ है। अच्छा, पूरा मामला क्या है पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक तरीका ये बता देता हूँ। ठीक है, हुआ ये है कि हाल ही में जो कनाडा के स्पेशली यहाँ पे कुछ मिनिस्टर्स इंडिया में प्रेजेंट हैं, इंडिया के मिनिस्टर्स कनाडा में प्रेजेंट हैं, है ना, जो अलग अलग एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के देश के लिए काम कर रहे हैं। तो हाल ही में यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा निकल कर आया जिसकी वजह से भारत और कनाडा के रिलेशंस लगातार कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। और इस महीने तो मामला बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया। मामला ये हुआ, ये बात है पिछले साल 2023 की। साल 2023 में कनाडा के अंदर में एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी और खालिस्तानी एक्टिविस्ट, नाम है हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर को मार दिया गया। ये आप देख पाएंगे, मिस्टर निज्जर वॉज शॉट डेड इन जून 2023। तो हरदीप सिंह निज्जर को जो मारा गया है, बोला जाता है कि हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी एक्टिविस्ट था, खालिस्तानी समर्थक था और इंडिया के अंदर में टेररिस्ट घोषित किया जा चुका था कुछ मर्डर वगैरह की वजह से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि निज्जर को जब मारा गया तो कनाडा की सरकार उठकर आती है। जस्टिन ट्रूडो आज यहाँ पे सरकार चला रहे हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो को कुछ और लोगों का भी सपोर्ट है, कुछ और पॉलिटिकल पार्टी का, आगे मैं वो बताऊंगा। तो जस्टिन ट्रूडो आपको बताया इंडिया के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे रहे हैं लंबे समय से, क्योंकि खालिस्तान को सपोर्ट मिला है ट्रूडो की सरकार की साइड से। तो होता यहाँ पर यह है कि जस्टिन ट्रूडो ने यहाँ पर यह बोल दिया और यहाँ इनकी सरकार के कई सारे मेंबर्स ये बोल दिए कि भारत का रोल है इंपॉर्टेंट। भारत ने ही, भारत के ही किसी व्यक्ति ने यहाँ पे हरदीप सिंह निज्जर को मरवाया है, तो इंडिया का रोल है, हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। और ऐसे ही दोस्तों लास्ट ईयर जो G20 समिट हुआ था, उस समिट के दौरान भी कुछ आपस में बातचीत हो गई थी। आपको पता होगा जस्टिन ट्रूडो ने कुछ बातें बोल दी थी उल्टी सीधी इंडिया के खिलाफ। इधर से फिर यहाँ पर पीएम मोदी ने भी काफ़ी कुछ मेंशन किया था कि ट्रूडो की सरकार एंटी इंडिया एलिमेंट्स को ग्रो कर रही है अपने देश में और उन एंटी इंडिया एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रही है। तो मामला अभी इतना गंभीर हो गया कि कनाडा की सरकार ने, अभी कुछ दिनों पहले की बात बता रहा हूँ सुनना, कनाडा की सरकार ने भारत के जो हाई कमिश्नर प्रेजेंट है कनाडा में उनको बुला लिया और उनको बुला के यहाँ पर वो कह रहे हैं हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपसे पूछताछ करेंगे कि हरदीप सिंह निज्जर को आपने मरवाया है तो आपसे पूछताछ होगी। इंडिया को आ गया गुस्सा। अब भारत को जब गुस्सा आया तो इंडिया ने इनके डिप्लोमेट्स को ही अपने देश से निकाल दिया। इनके जो डिप्लोमेट यहाँ प्रेजेंट थे भाई, इनको हटा दिया कि भाई जाओ अपने देश, और हमने अपने जो डिप्लोमेट्स कनाडा में प्रेजेंट है उनको वापस से बुला लिया। ऐसा होता नहीं है जनरली दोस्तों, ये दोनों देशों के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, ये इस चीज़ को दर्शाता है। लास्ट टाइम पाकिस्तान के साथ में हुआ भारत का 2019 में, वही आर्टिकल 370 की वजह से, समझ रहे हो। अब प्रॉब्लम यह है कि दोनों साइड से जो डिप्लोमेट्स हैं वो अपने अपने देशों में बुला लिए गए हैं, तो इससे रिलेशंस और गंभीर हो रहे हैं। तो वही खबर है कि भारत ने ऑर्डर दिया। अब चलिए इस एडिटोरियल के नोट कैसे बनाने हैं मैंने ओवरव्यू दे दिया, ये मैंने पूरे नोट मेकिंग आपको करके बता दी है। इंडिया ने ऑर्डर दिया है 6 अलग अलग कैनेडियन डिप्लोमेट्स को कि भैया आप जो है चले जाओ अपने देश वापस से,
और उसके बाद में हमने अपने जो कमिश्नर्स प्रेजेंट है वहाँ पे उनको वापस से इंडिया बुला लिया है। ये सब क्यों हुआ है, मैटर मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया कि भाई इन्वेस्टिगेशन में कनाडा चाहता है कि इंडियन डिप्लोमेट्स उनकी मदद करें, उनको बुला रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, उनको ये शक कर रहे हैं हमारे ऊपर कि हमने मरवाया है, कुछ इस प्रकार का मामला चल रहा है। अब प्रॉब्लम यही है कि जैसा भी चल रहा है आज के समय पर, इससे भारत और कनाडा के रिलेशंस हो रहे हैं आज के समय पर खराब, जो कि एक समय पर बहुत अच्छे हुआ करते थे। कितने अच्छे हुआ करते थे, चलिए मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, ये सुनिएगा। इंटरनेशनल रिलेशन की कोई किताब मत खरीदना, जो भी यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन में कंट्रीज चर्चाओं में रहती हैं उन्हीं के रिलेशंस पढ़ के चले जाना, जैसे ये आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो भारत और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशन की शुरुआत होती है दोस्तों 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। दोनों देशों के रिलेशंस 2015 में अपने उच्च लेवल पर पहुंच गए। जब पीएम मोदी कनाडा को विजिट करते हैं तब एकदम पीक पर थे दोनों देशों के संबंध अपने। और दोस्तों संबंध इतने मजबूत थे कि इनके कमर्शियल रिलेशन देखो, व्यापार देखो, व्यापार के मामले में इंडिया कनाडा का 10वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। अब ट्रेडिंग पार्टनर था में अगर आप देखोगे तो हम लोग बहुत सारा सामान कनाडा को एक्सपोर्ट करते हैं। 2022-23 में इंडिया ने $4.10 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया कनाडा को, और उनसे इंपोर्ट भी बहुत कुछ किया, $4.05 बिलियन का इंपोर्ट किया। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों देशों में 2022-23 में जो हुआ है ना, ये 2021-22 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो ट्रेड यहाँ पर इंप्रूव हुआ है, ट्रेड बढ़ा है, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मार्च 2022 में क्या होता है, भारत और कनाडा दोनों मिलकर यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट को कर देते हैं रीलॉन्च। इस अग्रीमेंट के माध्यम से व्यापार में और ज़्यादा खुला छूट दी जाएगी, व्यापार बढ़ाया जाएगा, ये यहाँ पे मामला सेट किया गया। लेकिन ये सब शुरुआत हुई 2022 में। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये निज्जर है, निज्जर को मार दिया गया था 2023 में, जिसके वजह से यहाँ पर जो व्यापार को लेकर बातचीत हो रही थी ये ऑलरेडी सितंबर 2023 में रोक दी गई कि भाई अब हम इसके आगे कोई बातचीत नहीं करेंगे। ट्रूडो की सरकार ने इसको रोक दिया कि भाई यहाँ पर इंडिया ने मरवाया, ऐसा कुछ यहाँ पे मामला चलने लगा। अब दोस्तों इतना ही नहीं, न्यूक्लियर कोऑपरेशन के मामले में भी भारत और कनाडा बहुत आगे हैं। कनाडा का जो मेन पर्पस है, और कनाडा ने शुरू से ही इंडिया को काफ़ी सारी चीज़ों में सपोर्ट किया है, कुछ काफ़ी सारी चीज़ों में नहीं तो फिर न्यूक्लियर वाले सेक्टर में ज़रूर सपोर्ट किया है। देखो न्यूक्लियर फील्ड के मामले में कनाडा ने भारत को सपोर्ट दिया, और ये सपोर्ट शुरू होता है 1956 में। लेकिन ये रिलेशनशिप एकदम से टूट जाता है, ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं, क्योंकि इधर इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, स्माइलिंग बुद्धा। जैसे न्यूक्लियर टेस्ट किया वैसी वेस्टर्न कंट्रीज अलग खड़ी हो गई, अरे कैसे कर लिया न्यूक्लियर टेस्ट, उन्हीं के साथ में कनाडा भी था। तो रिलेशन हो गए थे खराब 1974 के समय पर। लेकिन कनाडा दोस्तों पहला देश था जिसने भारत के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था, समझ रहे हैं। और पार्टिसिपेट करते करते साइरस नाम का पहला रिसर्च रिएक्टर तैयार किया गया भारत के अंदर में। और ये जो रिसर्च रिएक्टर तैयार होता है ये कनाडा की मदद से यहाँ पर तैयार होता है। फिर बाद में जून 2010 के अंदर में जो न्यूक्लियर कॉपरेशन है दोस्तों उसको वापस रिस्टोर किया गया, वापस से एक अग्रीमेंट साइन करवाया गया, न्यूक्लियर कॉपरेशन अग्रीमेंट, जो हमने कनाडा के साथ में साइन किया। इस तरीके से इनका न्यूक्लियर कॉपरेशन हुआ। लेकिन फिर बाद में आता है पीपल टू पीपल रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कनाडा में बहुत सारे इंडियंस प्रेजेंट है आज के समय पर। कनाडा आज के समय पर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायोस्पोरा यहाँ पर होल्ड करके रखता है। कई सारे मीम आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मीम के मामले में इंडिया बहुत आगे है ना। कनाडा के कई सारे मीम बने हुए हैं कि भाई कनाडा दूसरा इंडिया बन चुका है। इंडियन डायस्पोरा बड़ा है, लगभग 1.6 मिलियन PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या NRI नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो इंडिया से ही हैं वो सब यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आप इमेजिन करो कनाडा की जो टोटल आबादी है उसके 4% आबादी इंडियंस वहाँ पे प्रेजेंट है। पॉलिटिक्स की फील्ड तक लोग जा चुके हैं, उनका जो यहाँ पर पार्लियामेंट है उसमें भी कई सारे लोग मेंबर्स बन चुके हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज में इंपॉर्टेंट सदस्य इंडिया के ही लोग आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, समझ गए। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी भारत कनाडा के संबंध हो गए खराब। इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत चुनौतियां फेस करनी पड़ रही है, इसी वजह से तो संबंध टिक नहीं पा रहे। अब चुनौती में सबसे पहली चुनौती है खालिस्तानी ग्रुप्स। कई सारे सेपरेटिस्ट खालिस्तानी जो ग्रुप हैं दोस्तों वो कनाडा में हैं और कनाडा से ही ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा की सरकार स्पेशली जस्टिन ट्रूडो की सरकार इनको सपोर्ट कर रही है। अब ट्रूडो की सरकार यहाँ पे एक सेफ हेवन दे चुकी है, तो जितने भी सेपरेटिस्ट खालिस्तानी ग्रुप हैं ज़्यादातर आपको कनाडा में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे
बहुत सारे ना लोग आज के समय पर ट्रूडो की सरकार में भी प्रेजेंट हैं, और वो जो लोग प्रेजेंट है वो आज प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स के ही हिस्सा बन चुके हैं। अब जिसमें एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति की बात होती है, नाम है जगमीत जिम्मी धालीवाल। अब जो जगमीत जिम्मी धालीवाल है वो यहाँ पर आपको ये पर्सनैलिटी देखने को मिलेंगे। ये जो व्यक्ति है आप देख पाएंगे, इनकी एक पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। अब इनकी पार्टी का सपोर्ट है जस्टिन ट्रूडो की सरकार को। अगर ये अपना सपोर्ट ट्रूडो की सरकार से खींच लेंगे, सरकार गिर जाएगी, क्योंकि ट्रूडो की सरकार पार्लियामेंट में चल रही है सपोर्ट में, तो इनका सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है ट्रूडो को। लेकिन जो इंडियन है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे इंडिया की साइड से इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा शक है, क्योंकि पिछले साल अगर आप देख पाओगे तो न्यू दिल्ली ने यानी कि भारत ने लगातार कनाडा से बोला कि भाई आप इस तरीके की हरकतें मत करो, आप कुछ भी करो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो खालिस्तानी वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको सपोर्ट मत करो बिल्कुल भी, और एंटी इंडिया एलिमेंट्स अपने ज़मीन पर सपोर्ट मत करो। ये इंडिया मेंशन कर चुका है कि कनाडा धीरे धीरे करके बिल्कुल एंटी इंडिया होते चले जा रहा है। एंटी इंडिया एलिमेंट्स के लिए एक बढ़िया ज़मीन है, जिसको इंडिया के खिलाफ बोलना है, जो भी करना है आप कनाडा जाओ, ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है। इससे रिलेशनशिप और ज़्यादा डिटोरेट ही होंगे। एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी पता है कब हुई? ये हुई पिछले साल जून 2023 में, जब सारी हदें पार हो गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो चल रहा था, उस वीडियो पे एक परेड चल रही थी जहाँ पे हमारी जो लेट प्राइम मिनिस्टर हैं इंदिरा गांधी जी, जो उनका असैसिनेशन हुआ था, उनकी जो हत्या की गई थी, उस हत्या को परेड में दिखाया जा रहा था। एक फीमेल फिगर है ना, वाइट साड़ी में, और खून के धब्बे उनके साड़ी के ऊपर में। सामने यहाँ पर एक टर्बन मैन, जिन्होंने टर्बन पहन रखी है, उनके हाथ में गन थी, और वो जो गन है वो सीधा यहाँ पर इंदिरा गांधी जी के तरफ पॉइंट की हुई थी। तो ऐसा कुछ शो, ऐसा कुछ परेड चल रहा था उस समय पर। भी मैंने पहले आपको पढ़ाया है लास्ट ईयर, मुझे याद है, फोटोज़ वगैरह शेयर किए हैं, मैं वो फोटोज़ नहीं ले पाया। ठीक है, तो ये जो परेड जो है ना, ये कहीं ना कहीं यही आर्टिकल में बोला ये जा रहा है कि ये परेड क्या दर्शा रही थी? परेड ये दर्शा रही थी कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये जो परेड है इसको ऑर्गेनाइज खुद प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स ने करा था। कब? जब ये 39th एनिवर्सरी जो ऑपरेशन ब्लू स्टार की होने वाली थी, उस एनिवर्सरी से कुछ दिन पहले ही यहाँ पर ये पूरा मामला होता है, और यहाँ पे कह सकते हैं इस तरीके से परेड को सेलिब्रेट किया जा रहा था, उस असैसिनेशन को सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो ये हैं कुछ समस्याएं करंट समय पर भारत और कनाडा के संबंध के बीच में। समझ रहे हो ना? इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रॉ क्या है, जरा वो समझिए। डिप्लोमेटिक वे में क्या क्या समस्याएं हैं? सबसे पहली समस्या है खालिस्तानी टाइगर फोर्स के चीफ की डेथ, हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा मामला आज के समय पर चल रहा है। हरदीप सिंह निज्जर ये वो व्यक्ति है जिसको भारत सरकार ने वांटेड घोषित कर रखा है। इस व्यक्ति को जून 2023 में मार दिया गया था। इस वजह से यहाँ पर पूरा मामला चर्चाओं में। साल 2022 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 10 लाख रुपए का अवार्ड रखा था, रिवॉर्ड रखा था, 10 लाख रुपए का इनाम था निज्जर के ऊपर में। ये खुद एनआईए की साइड से बोला गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निज्जर के ऊपर में इल्ज़ाम था कि निज्जर ने एक हिंदू प्रीस्ट, एक पंडित का हत्या किया है पंजाब के जलंधर में। निज्जर को फिर यहाँ पे कनाडा में ही मार दिया गया था गुरुद्वारा के सामने। तो ये पूरा मामला ये गंभीर है। अब कनाडा चाहता है कि इंडिया इन्वेस्टिगेशन में कनाडा की मदद करे, कि मदद ना करे, कोऑपरेट करे। भाई कि इनका कहना है कि इंडिया ने मरा है तो इंडिया ही यहाँ पर कोऑपरेट करेगा, और जो भी पकड़ा जाएगा उसको सजा देंगे। अब यही मैटर इस चक्कर में रिलेशन को डाउन लेकर आ रहा है दोनों देशों के। अभी आप देख पाएंगे पिछले साल G20 समिट हुआ है ना, हमारे देश में ही हुआ था। 10 सितंबर को G20 समिट हुआ। इस समिट के मीटिंग के दौरान जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर थे, उसके अलावा पीएम मोदी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, दोनों ने मिलकर काफ़ी सारे डिस्कशन किए। वो G20 से मीटिंग से अलग बैठ के सारे डिस्कशंस हुए थे, और इस पूरे डिस्कशन में कई सारे मुद्दों को उठाया गया। यहाँ पे हमने ये दिखाया, जो स्पेशली यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो हैं, ये बोलते हैं कि भाई बाहर का कोई आके मर्डर कर गया, इसको लेकर ये मुद्दा उठा देते हैं, ये बात बोल देते हैं यहीं पर। दूसरी तरफ फिर यहाँ पर पीएम मोदी ये मेंशन करते हैं कि भाई देखिए, हमारा भी एक बहुत बड़ी चिंता है। चिंता यह है कि भाई आप आज क्या कर रहे हैं, आज एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ अपने देश में चला रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, आगे रिलेशंस को तबाह करेगा, जो एग्जैक्टली हो भी रहा है। अब जस्टिन जो यहाँ पर ट्रूडो हैं, जिनका फोटो आप बगल में देख पा रहे हो, इन्होंने इन समस्याओं को बहुत ज़्यादा उठाया।
कनाडा के पार्लियामेंट में उस मुद्दे को उठा दिया। 18 सितंबर 2023 को जस्टिन ट्रूडो पार्लियामेंट में ये मेंशन करते हैं कि कनाडा कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि मुजरिम साबित करता है, या इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट का बहुत बड़ा लिंक है, इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट ने ही यहाँ पर निज्जर को मारा है। ये बात इनकी साइड से बोली जा रही है, इनकी पार्टीज मेंशन कर रही है, ये मेंशन कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, समस्याएं तो होनी थी। तो आज यही सब चल रहा है, क्योंकि मैटर अभी जो लेटेस्ट खबर है, ज़रा ये भी सुनिए दोस्तों। लेटेस्ट खबर में ये बोला जा रहा है कनाडा और कैनेडियन पुलिस जो है वो यहाँ पर सीधा सीधा इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रही है। कनाडा की पुलिस ये बोल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है, स्पेशली उसके कई सारे गैंगस्टर वो आज के समय पर कनाडा में रह रहे हैं, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही जो गैंगस्टर हैं उन्होंने टेरर फैला रखा है कनाडा के अंदर में। तो ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसका फोटो आप बगल में देख पा रहे होंगे, ये व्यक्ति आते हैं कहाँ से? पंजाब से। आज के समय पर जेल में बंद हैं, पिछले 10 साल से जेल में बंद आपको देखने को मिलेंगे। बोला जाता है कि जेल से ही ऑपरेट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने एमएलए बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर है वो देखा, उस वाले किलिंग में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बिश्नोई गैंग है, इसका जो नाम है, इसका इन्वॉल्वमेंट है, वो आ गया, खबरें चल रही हैं। तो बिश्नोई का जो क्रिमिनल नेटवर्क है वो पूरे कनाडा में एक्टिव है, ऐसा यहाँ पे कनाडा की पुलिस का कहना है कि बिश्नोई क्रिमिनल नेटवर्क यहाँ पे काम कर रहा है। कनाडा की जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये मेंशन करती हैं कि भारत सरकार बिश्नोई के ही इस क्रिमिनल नेटवर्क का यूज़ कर रही है लोगों को टारगेट करने के लिए। ये बात यहाँ पे कनाडा की साइड से मेंशन की जा रही है। जब इतना कुछ हुआ तो रिलेशंस पे इम्पैक्ट पड़ना ही था, जो हम असर आज देख भी रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब हमने पढ़ा है। क्लियर हो गया दोस्तों? आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है। पूरा का पूरा एडिटोरियल कंप्लीट समझ में आना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कितना समझ में आया है। एक मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एनालाइज द करंट स्टेट ऑफ इंडिया कनाडा रिलेशंस एंड डिस्कस द की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एंड कंटेंशन। आपको पहले ही बताना है भारत और कनाडा के जो संबंध हैं, जो रिलेशंस हैं, उसका आज के समय की स्थिति क्या है वो बताइए। और फिर साथ ही साथ यहाँ पे डिस्कस कीजिए कौन कौन से एरिया है जहाँ पे दोनों देश आपस में मिलकर कोऑपरेट कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर इनके बीच में समस्याएं भी हैं। तो हिंदी में रीड कर देता हूँ। भारत कनाडा संबंधों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करें और सहयोग और विवाद के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा करें। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आराम से आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखना कैसे, आइए मैं आपको टिप्स दे देता हूं। सबसे पहले आपको एक ब्रीफ सा ओवरव्यू देना होगा भारत और कनाडा के रिलेशंस का, जो बैकग्राउंड डेटा है, यानी कि जो इसका इतिहास है, जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया ना, वो चीज़ें मेंशन कर सकते हैं आप। फिर मेन बॉडी शुरू करना। फिर आप थोड़ा सा बताना कि भाई व्यापार थोड़ा सा कहाँ पर है, क्योंकि हमें पूरा समझाना है कि इंडिया कनाडा के जो रिलेशंस हैं करंट स्टेट में कहाँ पर हैं और कहाँ पे समस्याएं हैं। तो सब कुछ बताना होगा क्लियरली, 250 शब्दों में हर एक चीज़ टारगेट करनी होगी। व्यापार थोड़ा सा बताएं, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ क्या है, और रिसेंट क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कौन कौन सी मीटिंग्स हुई हैं, क्या क्या इश्यूज़ हुए हैं, वो यहाँ पे बताना है। फिर लास्ट में आपको समराइज़ करना है, रिलेशनशिप बताना है, और आगे भविष्य के लिए हम क्या कर सकते हैं वो यहाँ पे लास्ट में समझाना होगा। तो वैसा ही यहाँ पर एक आंसर लिख के फटाफट चलो सबमिट कर दो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का जो डेटा है वो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ पे सबमिट करना है। फिर दोस्तों आज के ही न्यूज़पेपर में एक और एडिटोरियल दिया गया है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेज पे आपको नीचे आर्टिकल देखने को मिल जाएगा यार। अब उसमें कुछ है नहीं क्योंकि ये पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। 13 अक्टूबर का वीडियो देख लो, ये यहाँ पे थंबनेल लगा हुआ है, 13 अक्टूबर 2024, दीपा यादव एजुकेशन द हिंदू एनालिसिस, आपको मिल जाएगा वीडियो, इसको देखिएगा। यहाँ से आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कवर कर पाओगे, पहला ही आर्टिकल है। फिर एक आर्टिकल और आज के न्यूज़पेपर है जहाँ पे मेंशन किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट दोस्तों मैरिटल रेप को लेकर आज जो है कुछ बताने वाला है, कुछ डिसीजन देने वाला है। अभी क्या है, मैरिटल रेप को लेकर मेरे से पहले भी कई सारे क्वेश्चन आए कि सर इसके बारे में बताइए ये क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में भी मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखा है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। और आजकल तो ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे तो वीडियो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा या चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा यूट्यूब पर जाएं और जो ये हेडिंग लिखी हुई है इसको टाइप कर दें और आगे बाय दीपक यादव एजुकेशन लगा देना। आपके सामने यही वीडियो आएगा, यही थंबनेल आएगा, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। हर एक चीज़ मैंने बहुत पहले डिस्कस किया, सेपरेट वीडियो अपलोड किया था। ठीक है, चलिए फिर सेशन की समाप्ति करते हैं। हाँ, एक आर्टिकल हमारा रह जा रहा है, वही मैं जैसे मैंने बोला था इकोनॉमी को लेकर, जो मैंने वैसा ऐसा नहीं है कि मैं लाया नहीं हूँ, ये आप देख पाएंगे। ये एडिटोरियल भी हमारे सामने प्रेजेंट है इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज़ के बारे में, लेकिन ये कल डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है और मैं बहुत देर से काम कर रहा हूँ, लगभग 7-8 घंटे से इस लेक्चर की पीपीटी पे काम कर रहा हूँ। अब रिकॉर्डिंग हो रही है तो 10 घंटे लगभग यहाँ पर हो जाएंगे इसको तैयार करते करते।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आपको मेक श्योर करना है वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस करना है। 5000 लाइक्स का टारगेट है, प्लीज सपोर्ट कीजिए सभी लोग। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया था ई माइग्रेट पोर्टल जो है इसका मेन प्राइमरी पर्पस क्या है, स्टार्टिंग में पूछा गया था। तो क्या है प्राइमरी पर्पस दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। यहाँ पर जो हमारे इंडियन वर्कर्स हैं है ना, वो जब विदेश जा रहे होते हैं तो उसमें उनको सपोर्ट करना ही मेन प्राइमरी पर्पस है हमारा इस ई माइग्रेट पोर्टल का। ठीक है, चलिए अब आते हैं और करते हैं सेशन को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में पॉसिबल हुआ तो शाम को वीडियो अपलोड कर दूंगा। थ्रोट में पेन था इसलिए कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बट मैंने कंटेंट मिस नहीं किया है, सभी कंटेंट एक ही वीडियो में लागू कर दिया है। और हाँ, आप लोग चाहें तो बता सकते हैं कि सर आज वीडियो में मज़ा आया या नहीं आया, ऐसा वीडियो रखें या कैसा रखें, बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, है ना। या फिर MCQs के अलग से वीडियो लेकर आए। कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर वीकली कंपाइलेशन मंथली कंपाइलेशन प्लीज़ लेकर आइए, पूछ नहीं रहे, मुझसे कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपकी बार संडे में हो सकता है आपके लिए वीकली कंपाइलेशन लेकर आऊँ। तो वीकली कंपाइलेशन अगर हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग जब ये पूरा मंथ खत्म होगा तो मंथली कंपाइलेशन भी करेंगे, यानी रिवीजन की तो मांग कर रहे हैं आप, चलिए रिवीजन भी लेकर आएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी रिवीजन भी करेंगे। फिलहाल के लिए अभी चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।